इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। द इमॉर्टल वॉरियर को केस नॉवल स्टोरी द्वारा सुनाया जा रहा है। नॉवल अध्याय 691 संबंधों की तुलना करना। झांग डैनयांग ने मुवानयन के प्रेमी के कंपनी में उसका पीछा करने की उम्मीद नहीं की थी और न ही उसने इस युवक के इतने घमंडी होने की कल्पना की थी। उसके दिल में ईर्ष्या की लहर दौड़ गई और वह चिल्लाया, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। ये कंपनी के मामलों पर कंपनी की चर्चा है, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें पछतावा होगा। तांग शियू ने ताना मारते हुए कहा, ये हमारी पारिवारिक कंपनी है, अगर किसी को निकलना चाहिए तो वह तुम ही हो, है ना? इसके अलावा मुझसे इस बनावटी गंभीरता से बात मत करो। मैंने बहुत से लोगों को सरकारी पद का दुरुपयोग करते देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा बेशर्म मैंने कभी नहीं देखा। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे ही संपर्क हैं? क्या हमारे कोई संपर्क नहीं है? इस समय वेई ज़ोंग चाओ के चेहरे पर भी थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। हालांकि स्वभाव से सतर्क होने के कारण उन्हें हल्का सा एहसास हुआ कि तांग शियू जाना पहचाना लग रहा है, इसलिए उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। फिर भी उन्हें इस बात से बहुत नाराजगी थी कि इतनी कम उम्र का तांग शियू इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा, युवक, तुम मुझे कुछ जाने पहचाने लग रहे हो। पता नहीं तुम्हारा पृष्ठभूमि में क्या दबदबा है। तांग शियू ने बेसुध होकर हंसते हुए कहा, शुरू में तो मुझे लगा था कि मैं काफी मशहूर हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे। अब मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। झांग दान्यांग अचानक खड़ा हो गया और ठंडे स्वर में चिल्लाया, तुम्हारा उपनाम तांग है ना? इतनी कम उम्र में इतने घमंडी और अभिमानी। क्या तुमने अभी यह नहीं कहा था कि तुम्हारे भी संबंध हैं? चलो फिर तुम्हारे संबंध दिखाते हैं। तांग शियू ने पलटवार करते हुए कहा, मैं तुम्हें क्यों देखने दूं? तुम खुद को क्या समझते हो? झांग डैनयांग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, एक ढोंगी और तुच्छ व्यक्ति हमारे सामने इतनी बेबाकी से बोलने की हिम्मत कैसे कर रहा है? तुम्हारे जैसे व्यक्ति का कोई संपर्क नहीं है। वानयन, मुझे यकीन है कि तुमने भी ये देखा होगा। ऐसा मूर्ख व्यक्ति तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। अगर मैं उसे बर्बाद करना चाहूं तो मेरे पास 1000 तरीके हैं। मुवानयन ने अपना मुंह खोला, लेकिन पाया कि तांग शियू उसकी ओर हाथ हिला रहा है। उसने ये भी देखा कि तांग शियू का चेहरा थोड़ा ठंडा था, जो स्पष्ट रूप से झांग डैनयांग से नाराज था। अचानक उसे झांग डैनयांग पर थोड़ी दया आई। इस बेशर्म आदमी को जिन लोगों को उकसाना था, उनमें से उसे तांग शियू को ही उकसाना था। तांग शियू ने आंखें सिकोड़ी और सिगरेट पीते हुए अपना फोन निकाला। वह जानता था कि अगर उसने दखल दिया तो मुवानयन अपने इन दोनों ग्राहकों को खो सकती है, इसलिए अंदर जाने से पहले ही उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह मुवानयन को कुछ न कुछ कारोबार दिलाने में मदद करेगा। संपर्क उनके पास इनकी कमी नहीं थी। अपनी फोन बुक खोलकर उन्होंने जल्दी से उसे देखा। वेई ज़ोंग चाओ की कंपनी का नाम और उन दोनों के नाम पूछने के बाद उन्होंने अंततः अपने सभी व्यावसायिक मित्रों को चिन्हित किया और फिर भेजने के लिए एक टेक्स्ट संदेश लिखा, मेरी प्रेमिका को परेशान किया जा रहा है। मोदू स्थित शुंडेमैन उद्योग के मालिक झांग दानयांग और टोंगफू ज्वेलरी के पूर्व अध्यक्ष वेई ज़ोंग चाओ। जो भी इन दोनों को जानता है उनसे तुरंत संबंध तोड़ ले। ये दोनों बेहद बुरे चरित्र के हैं। साथ ही कृपया मेरी प्रेमिका की विज्ञापन कंपनी का प्रचार करें। जिन्हें जरूरत हो वे तुरंत संपर्क करें। मोदू में विज्ञापन। तांग शियू ने सेंड बटन दबाने के बाद झांग दानयांग और वेई ज़ोंग चाओ की ओर देखा, जो दोनों ही व्यंग्य कर रहे थे। झांग डैनयांग ने उपहास उड़ाते हुए कहा, बच्चे हमसे अपने संबंधों का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हो? हा, कितना हास्यास्पद है। क्या तुम्हें लगता है कि एक टेक्स्ट मैसेज भेजने से मेरी एडवर्टाइजिंग को कारोबार मिलेगा? मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम इतने दिखावटी हो सकते हो। वेई ज़ोंग चाओ ने भी तिरस्कार और घृणा भरे लहजे में कहा, जो व्यक्ति अपनी पहचान तक बताने की हिम्मत नहीं करता, वह किस तरह के तरीके अपना सकता है? मैं पहले तो जाने वाला था, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम वास्तव में क्या कर सकते हो। तांग शियू द्वारा वह संदेश भेजने से यह गारंटी नहीं थी कि वह शुंडेमैन इंडस्ट्री और टोंगफू ज्वेलरी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि वह मुवानयन को कुछ कारोबार दिलाने में मदद कर सकता है। कुछ देर सोचने के बाद तांग शियू ने धीरे से 3 उंगलियां फैलाईं और बेपरवाही से कहा, 30 मिनट। अगर 30 मिनट के भीतर मेरी एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए कारोबार नहीं मिला तो मैं तुम्हें 10-2 लाख का नुकसान उठाने को तैयार हूं। अगर 30 मिनट के भीतर मेरी एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए कारोबार मिल गया तो क्या तुम दोनों मुझे 1-1 लाख का नुकसान उठाने की हिम्मत करोगे? 2 लाख? क्या शर्त बस इतनी ही है? झांग डैनयांग और वेई ज़ोंग चाओ ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर तिरस्कार के भाव थे। वे दोनों अरबपति थे जिनकी संपत्ति करोड़ों में थी। 2 लाख उनके लिए किसी शराब पार्टी में एक बार के खाने का खर्च हो सकता था। कभी कभी दोस्तों के साथ ताश खेलते समय वे इससे कई गुना ज्यादा हार जाते थे। वेई ज़ोंग चाओ पहले तो थोड़ा चिंतित था, लेकिन तांग शियू की शर्त सुनकर वह एकदम निश्चिंत हो गया। उसे छोटे मोटे लोगों को तंग करना अच्छा लगता था, इसलिए उसने सोफे के आर्मरेस्ट पर हाथ पटका और जोर से हंसते हुए कहा, छोटे भाई, मैं कहता हूं कि तुम बहुत छोटी सोच रखते हो। 2 लाख का क्या मतलब? क्या इससे तुम्हारे दांत भी साफ हो जाएंगे? अगर हम खेल रहे हैं तो बड़ी रकम का खेल खेलते हैं। 2 मिलियन कैसा रहेगा? झांग डैनयांग भी मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल। अगर आप जीतते हैं तो हम दोनों आपको 2-2 मिलियन देंगे। अगर हम हारते हैं तो आपको बस हमें 1-1 मिलियन देना होगा। है ना बढ़िया सौदा? तांग शियू के चेहरे पर थोड़ी सी झिझक दिखाई दी। उसने मुवानयन की ओर मुड़कर देखा, मानो उसने मन बना लिया हो, और जोर से बोला, जब तुम इतना बड़ा दांव लगाना चाहती हो तो मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? 20 मिलियन। अगर तुम जीत जाती हो तो मैं तुम्हें 20 मिलियन दे दूंगा। बफ खांसी। तांग शियू की बातें सुनकर झांग दानयांग और वेई ज़ोंग चाओ चौंक गए। उन्होंने इतना घमंडी आदमी पहले कभी नहीं देखा था। 20 मिलियन? क्या सच में इस आदमी के पास 20 मिलियन है? ये तो सबको पता ही होगा कि 20 मिलियन उनके लिए पहले से ही बहुत बड़ी रकम थी। झांग डैनयांग हंसते हुए बोला, 20 मिलियन? वाह, हमारे लिए तो यह मामूली बात है। लेकिन छोटे भाई, सिर्फ शेखी मत बघारो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम सचमुच 20 मिलियन जुटा लेते हो तो यह अजीब होगा। मैं तांग शियू ने अपना मुंह खोला, फिर अचानक मुवानयन की ओर मुड़कर पूछा, वानयन, मुझे बताओ, तुम्हारी विज्ञापन कंपनी की कीमत कितनी है? क्या ये 20 मिलियन के लिए पर्याप्त है? जब मुवानयन ने पहली बार सुना कि तांग शियू उनके खिलाफ दांव लगाना चाहता है तो वह स्पष्ट रूप से हैरान रह गई, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि तांग शियू खुद ही अपने फायदे के लिए इन दोनों को ठगने की योजना बना रहा है। समझदार होने के कारण उसने तुरंत घबराहट का नाटक करते हुए तांग शियू का साथ दिया और कहा, तांग शियू, मूर्खता मत करो। जुआ खेलना बहुत बुरा है, उनके साथ दांव मत लगाओ। वैसे भी वे अमीर लोग हैं, हम उनके साथ खेलने का जोखिम नहीं उठा सकते। तांग शियू ने मुवानयन को इतनी अच्छी तरह से सहयोग करते देखा और मन ही मन मुस्कुराई, लेकिन फिर भी उसने झुंझलाहट का भाव दिखाते हुए चिल्लाकर कहा, कौन कहता है कि हम खेल नहीं सकते? क्या आपकी विज्ञापन कंपनी काफी मुनाफे में नहीं है? अगर आपको अभी भी मेरी परवाह है तो मुझे उनके साथ शर्त लगाने दीजिए। अगर आपको मेरी परवाह नहीं है तो हम मुवानयन ने जल्दी से तांग शियू की आस्तीन पकड़ी और गिड़गिड़ाते हुए कहा, तांग शियू, मेरी बात सुन लो। ये परवाह करने या न करने की बात नहीं है, हमें भविष्य में जीना है, विज्ञापन कंपनी पर निर्भर होकर पैसा कमाना है। अगर तुम हार गए तो बाद में हम क्या करेंगे? तांग शियू एक ऐसे जुआरी की तरह जिसकी आंखें हार से लाल हो गई हों, उग्रता से उछल पड़ा और चिल्लाया, कौन
कहता है कि मैं हारूंगा, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उनके खिलाफ जीत सकता हूँ। क्या आपको मेरे संपर्कों की ताकत पर शक है? मुवानयन भी तांग शियू से उत्तेजित प्रतीत हुई और जोर से चिल्लाई, जुआ जुआ जुआ। तुम्हें बस जुआ खेलना आता है, क्या तुम कभी भविष्य के बारे में नहीं सोचते? जब जुआ खेलना ही है तो कंपनी ही क्यों न ले लो। ऐसा कहने के बाद वह सीधे तांग शियू के बगल में सोफे पर बैठ गई, सिर झुकाकर रूठ गई। तांग शियू ने झांग डेनयांग और वेई जोंगचाओ को घूरते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, 20 मिलियन, मैं इस कंपनी को दांव पर लगा रहा हूँ। अगर हम हार गए तो हम कंपनी बेचकर आपको मुआवजा देंगे। आपका क्या आप भी मुझे 20 मिलियन का नुकसान उठाने को तैयार हैं? झांग दानयांग और वेई जोंगचाओ के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आमतौर पर समझदार मुवानयन तांग शियू के लिए कंपनी को दांव पर लगाने को तैयार हो जाएगी। उनके लिए ये जुआ कोई छोटी बात नहीं थी। अगर वे जीत जाते तो उन्हें भारी मुनाफा होता, लेकिन अगर वे हार जाते तो उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ता और कंपनी के कामकाज पर भी असर पड़ता। वेई जोंगचाओ ने तांग शियू को देखा, फिर मुवानयन को, और अचानक गंभीर स्वर में कहा, जुआ खेलना ठीक है, लेकिन पहले एक समझौता कर लेते हैं। चूंकि आप कहते हैं कि आपके संपर्क मजबूत हैं, इसलिए आपके द्वारा लाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स की राशि भी स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए। अन्यथा यदि आप 1 युआन का सहयोग प्रोजेक्ट लाते हैं तो क्या हमें फिर भी आपको 20 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ेगा? राशि। तांग शियू स्तब्ध रह गया, एक पल के लिए हिचकिचाया और बोला, क्या 1 लाख की परियोजना स्वीकार्य है? झांग डेनयांग ने उपहास उड़ाते हुए कहा, 1 लाख का प्रोजेक्ट और 20 मिलियन का दांव? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ, जब तुम इतना बड़ा दांव लगाने की हिम्मत कर रहे हो तो तुम्हें और भी ज्यादा पूंजी वाले प्रोजेक्ट लाने होंगे। सोचो, 20 मिलियन के दांव के लिए तुम्हें कम से कम 10 मिलियन का प्रोजेक्ट तो लाना ही होगा, है ना? तांग शियू के बगल में बैठी मुवानयन ने अचानक अपना सिर उठाया और गुस्से से चिल्लाई, ज्यादा आगे मत बढ़ो। 10 मिलियन का विज्ञापन प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट तुमने मुझे दिया था वो 10 मिलियन का भी नहीं था, है ना? तांग शियू ने अचानक अपना सिर घुमाया, मुवानयन की ओर देखा और चिल्लाकर कहा, चुप रहो, 10 मिलियन का मामला है, मैं उन्हें मुझे कमतर कैसे आंकने दे सकता हूँ? अगर आधे घंटे के भीतर 10 मिलियन का विज्ञापन प्रोजेक्ट नहीं मिला तो मैं हार जाऊंगा। तांग शियू, तुम। मुवानयन बहुत घबरा गई। तांग शियू ने उसकी बात अनसुनी कर दी और झांग दानयांग और वेई जोंगचाओ को घूरते हुए चिल्लाया, तुम्हारा क्या? अगर तुम्हारे पास 20 मिलियन नहीं है तो मेरे सामने महत्वपूर्ण होने का दिखावा मत करो। झांग दानयांग और वेई जोंगचाओ अब पूरी तरह से निश्चिंत थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तांग शियू मीयू एडवर्टाइजिंग के लिए 10 मिलियन का विज्ञापन प्रोजेक्ट ला सकता है। ये लड़का सिर से पैर तक संकीर्ण सोच वाला लग रहा था, शायद वह कंगाल था। हो सकता है कि वह मुवानयन के साथ उसकी खूबसूरती की वजह से और कुछ हद तक उसका रखेल बनने के लिए था। कितना अफसोस की बात है, मुवानयन जैसी स्वर्ग की एक अभिमानी पुत्री भी दिल के मामलों में मूर्ख बन जाती। 12 मिनट बाद झांग डेनयांग और वेई जोंगचाओ ने फोन कॉल करने के बाद अपने बैंक कार्ड टेबल पर रखे और अपने फोन पर टेक्स्ट मैसेज दिखाए, जिससे ये साबित हो गया कि 20 मिलियन नकद पहले ही उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा चुके थे। सब कुछ सुलझ गया था। तांग शियू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपना फोन निकाला, जिसे उसने चुपचाप बंद कर दिया था, और उसे फिर से चालू करने के बाद उसे टेक्स्ट मैसेज नोटिफिकेशन की लगातार आवाजें सुनाई देने लगी। तांग शियू ने उसे खोला और देखा, फिर झांग डेनयांग और वेई जोंगचाओ की ओर सिर उठाकर गहरी आवाज में कहा, वानयन, हमें अपनी मीयू एडवर्टाइजिंग की मौजूदा वित्तीय स्थिति के बारे में बताओ। मुवानयन ने कहा, वित्त क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 12 मिलियन की तरल पूंजी उपलब्ध है। इसके अलावा परियोजनाओं में पहले ही 40 मिलियन से अधिक का निवेश किया जा चुका है। अध्याय 692, ये कैसा मजाक है? झांग डेनयांग और वेई जोंगचाओ को कंपनी के खुले और पारदर्शी खातों के बारे में सरल परिचय देने के बाद मुवानयन की पिछली चिंता और क्रोध की जगह उसकी आंखों में दया और सहानुभूति का भाव आ गया। जब वह तांग शियू के बगल में बैठी और दोनों पुरुषों को देखती रही, एक ही समय पर वह थोड़ी उत्साहित भी थी। हालांकि यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन अंततः इसका लाभ उसकी कंपनी को ही मिलेगा। उसे नहीं पता था कि तांग शियू के कितने संपर्क थे, लेकिन उसे उस पर पूरा भरोसा था। रिंग रिंग रिंग। तांग शियू द्वारा फोन रिस्टार्ट करने के बाद पहली बार फोन की घंटी बजी। तांग शियू ने कॉलर आईडी देखी और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि यह चू युआन था। तांग शियू एक पल के लिए झिझकी, फिर जवाब दिया और मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान चू। फोन से चू युआन की आवाज आई। तांग शियू, मैंने अभी पूछताछ की और वाकई दानव नगर में वे 2 कंपनियां हैं जिनका आपने अपने संदेश में जिक्र किया था। मेरा उनसे ज्यादा संपर्क नहीं है, इसलिए मेरे लिए अभी कुछ करना सुविधाजनक नहीं है। हालांकि मेरी कंपनी उत्पाद प्रचार के लिए एक विज्ञापन कंपनी के साथ सहयोग करने की तैयारी कर रही है। फैक्स द्वारा दस्तावेज भेज दिए गए हैं। जैसे ही मीयू एडवर्टाइजिंग को वे दस्तावेज मिल जाएंगे और वे मेरी कंपनी के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने, हमारे उत्पादों की पैकेजिंग और प्रचार करने के लिए तैयार होंगे, मैं तुरंत वित्त विभाग को कुल विज्ञापन निवेश का 30% अग्रिम राशि के रूप में भेजने के लिए सूचित कर दूंगा। तांग शियू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं समझ गया। चू युआन, अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय हो तो चलो बाहर चलते हैं और कुछ पीते हैं। मैंने अभी तक उस छोटी सी चीज को देखा भी नहीं है। अगली बार हम साथ मिलकर उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, चू युआन ने कहा, एक और बात है, मैं अब युआन का युवा स्वामी नहीं हूँ। हालांकि मैंने युआन को पूरी तरह से नहीं छोड़ा है, लेकिन अब मैं केवल युआन के विदेश मामलों के गेट का एक वरिष्ठ अधिकारी हूँ। युआन के वे सभी व्यवसाय जिन पर मेरा नियंत्रण था, वे भी वापस ले लिए गए हैं। अब अपनी 2 कंपनियों के अलावा विज्ञापन निवेश में मेरा हिस्सा बहुत बड़ा नहीं होगा। मैं समझता हूँ, तांग शियू ने शांत भाव से कहा। वह युआन को छोड़ने और इतने उच्च पद को त्यागने के चू युआन के निर्णय को पूरी तरह से नहीं समझ पाया, क्योंकि चू युआन की स्थिति ने उसे युआन के माध्यम से कई लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी थी, जो उसके भविष्य के विकास में बहुत मदद करेगा। हालांकि दूसरों की सोच से उसका कोई लेना देना नहीं था। चूंकि इस बार चू युआन ने सबसे पहले सद्भावना दिखाई थी, इसलिए उसे केवल इस एहसान को याद रखने की जरूरत थी। झांग डेनयांग और वेई जोंगचाओ ने एक दूसरे की ओर देखा। तांग शियू को जो कॉल आया था उससे उनमें थोड़ी जिज्ञासा तो जागी, लेकिन उनकी प्रबल भावना तिरस्कार की थी। उनके विचार में यह महज एक दिखावा था। बैंग बैंग। रिसेप्शन रूम नंबर 2 का दरवाजा खटखटाया गया और जनरल मैनेजर की महिला सचिव 2 फैक्स लेकर अंदर भागी और मुवानयन से उत्साह से बोली, बॉस, ये वो फैक्स हैं जो हमारे बिजनेस डिपार्टमेंट को अभी मिले हैं। न्यू आइडियाज ट्रेनिंग कंपनी और यूबो वेंचर कैपिटल कंपनी पूरे साल के अपने सारे विज्ञापन हमारी कंपनी को देने की योजना बना रही है। नई सोच प्रशिक्षण कंपनी, यूबो वेंचर कैपिटल कंपनी। मुवानयन स्तब्ध रह गई। उसने दोनों फैक्स ध्यान से पढ़े और उसकी आंखों में एक अजीब भाव आ गया। उन्हें तांग शियू को सौंपते हुए उसने झांग दानयांग और वेई जोंगचाओ पर सहानुभूति भरी नजर डाली। झांग डेनयांग और वेई जोंगचाओ पूरी तरह से अचंभित रह गए। वे दोनों कई वर्षों से दानव नगरी में व्यापार कर रहे थे और न्यू आइडियाज ट्रेनिंग कंपनी और यूबो वेंचर कैपिटल के बारे में जानते थे। इन दोनों कंपनियों का प्रदर्शन उनकी अपनी कंपनियों से किसी भी तरह से खराब नहीं था। मुझे देखने दो। झांग डेनयांग अचानक खड़ा हो गया और सीधे तांग शियू के सामने दौड़ पड़ा। तांग शियू ने बस 2 बार उस पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए उसे झांग डेनयांग को सौंप दिया। आधे मिनट बाद झांग डेनयांग का चेहरा बेहद बिगड़ गया और उसकी आंखों में क्रोध की झलक दिखाई दी। वह जानता था कि मीयू एडवर्टाइजिंग को सहयोग के लिए 2 पत्र किसने दिए थे।
चू युआन ने, जो दानव नगर के व्यापारिक जगत का प्रतिभाशाली व्यक्ति था और इन दो कंपनियों से कहीं अधिक कंपनियों पर उसका नियंत्रण था। क्या आप चू युआन को जानते हैं? झांग दानयांग ने अविश्वास से तांग शियू से पूछा। तांग शियू ने कंधे उचकाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ मैं करता हूँ। रिंग रिंग रिंग। तांग शियू का फोन फिर से बजा। कॉलर आईडी देखते ही उसके होंठों के कोने पर मुस्कान आ गई। उसने फोन उठाया और सीधे स्पीकर फोन पर रख दिया और कहा, भाई झांग, क्या आपने मेरा भेजा हुआ टेक्स्ट मैसेज देखा? भाई तांग, मैंने वह संदेश देखा। मैंने शुंडे डोर्स एंड विंडोज के मालिक झांग दानयांग के बारे में नहीं सुना। वह तो कोई मामूली आदमी होगा। मैं टोंगफू ज्वेलरी के वेई जोंगचाओ को जानता हूँ, लेकिन वह भी कोई बड़ा आदमी नहीं है। उन दोनों कमीनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी को उकसाने की? वे सचमुच घमंडी हैं। हम ये करेंगे, मैं अगले 3 वर्षों के लिए शिनयान ग्रुप के सभी विज्ञापन मेरी भाभी की मेयू एडवर्टाइजिंग को दे दूंगा। 3 साल का विज्ञापन शुल्क जल्द ही पूरा चुका दिया जाएगा। भाई तांग, अगर आपके पास समय नहीं है तो उन दोनों को मेरे हवाले कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में मैं उन्हें दानव नगर के व्यापारिक जगत से गायब कर दूंगा। झांग युएमिन की आवाज फोन से आए। तांग शियू ने अचंभित और अविश्वास से भरे झांग डैनयांग और वेई जोंगचाओ की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई झांग, उन दोनों से निपटने के छोटे से मामले में आपको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। विज्ञापन सहयोग की बात करें तो धन्यवाद, मैं आपको किसी और दिन शराब पिलाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको दावत दूंगा। यह मेरे बेटे की तरफ से आपसे माफी भी होगी भाई तांग। कोई बात नहीं। फोन रखने के बाद तांग शियू बोलने ही वाला था कि उसका फोन फिर से बज उठा। नमस्कार बड़े भाईगू। भाई तांग, क्या चल रहा है? ये 2 बदमाश कहाँ से आ गए कि उन्होंने आपको उकसाने की हिम्मत की? क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने कुछ संपर्कों का इस्तेमाल करके उनसे निपटूं? आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद बड़े भाईगू। मैं इस मामले को स्वयं संभाल लूंगा। चूंकि आपको मेरी दखलंदाजी की जरूरत नहीं है भाई तांग, तो ठीक है। मेरी जिंगशन मीडिया का भी एक विज्ञापन व्यवसाय है। चूंकि मेरी भाभी ने भी एक विज्ञापन कंपनी खोली है, तो मुझे लगता है कि हम सहयोग कर सकते हैं। कैसा रहेगा अगर मेयू एडवर्टाइजिंग को सिर्फ 1 युआन प्रति वर्ष देना पड़े और मैं जिंगशन मीडिया के विज्ञापन व्यवसाय के कुछ महत्वपूर्ण चैनल आपको आवंटित कर दूं? कोई बात नहीं बड़े भाईगू, बस थोड़ी सी छूट दे दीजिए। इसे मुफ्त में देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, हम भाइयों का रिश्ता पैसों से कहीं ज्यादा मजबूत है। ठीक है, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। अगर समय मिले तो जिंगशन मीडिया में मुझसे मिलने जरूर आना, यहाँ बढ़िया चाय मिलती है। ठीक है। इस समय झांग दानयांग और वेई जोंगचाओ पहले से ही भयभीत दिख रहे थे। जिंगशन मीडिया के सम्मानित बड़े बॉस झांग युएमिन वास्तव में उनके सामने इस आदमी के साथ इतनी गहरी दोस्ती रखते थे। अचानक उन दोनों को ऐसा लगा जैसे वे एक जाल में फंस गए हों, एक ऐसा जाल जो तांग शियू ने विशेष रूप से उनके लिए खोदा था। इस विचार से उन्हें पूरी तरह ठंडक महसूस हुई। उनके दिल को ऐसा लगा जैसे वे किसी बर्फ की गुफा में गिर गए हों। रिंग रिंग रिंग। तांग शियू ने अभी अभी फोन उठाया था और स्पीकर फोन चालू किया ही था कि फोन से जिन शिनकुई की गुस्से वाली आवाज आई। भाई तांग, क्या उन दोनों लड़कों ने आपकी भाभी को उकसाया? मैं जिन शिनकुई उन्हें मार डालूंगा। तांग शियू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस 2 छोटी मोटी बातें हैं, मैं संभाल लूंगी। जिन शिनकुई ने कहा, मुझे अभी पता चला है कि आपकी भाभी ने एक विज्ञापन कंपनी शुरू की है। कैसा रहेगा अगर हम जिंदा रियल एस्टेट के सभी विज्ञापन और प्रचार का काम मेयू एडवर्टाइजिंग को सौंप दें और साथ ही हमारे द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए जा रहे नए प्रोजेक्ट भी मेयू एडवर्टाइजिंग को ही दे दें? संक्षेप में भाई तांग, हम बहुत करीबी हैं, इसलिए अगर आपको कुछ भी कहना हो तो सीधे मुझे बता दीजिए। चाहे मुझे जिन शिनकुई को सब कुछ दांव पर लगाना पड़े, मैं आपके लिए इसे बखूबी संभाल लूंगा। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं इसे याद रखूंगी। जिन शिनकुई ने फोन नहीं काटा, बल्कि फिर से बोले, मैं शुंडे डोर्स एंड विंडोज के झांग डैनयांग को जानता हूँ। हमारी कंपनी का उनके साथ व्यापारिक संबंध था। हाल ही में मेरी एक पूरी तरह से सुसज्जित नई प्रॉपर्टी शुंडे डोर्स एंड विंडोज के साथ एक सहयोगात्मक परियोजना है। मैं जल्द ही इस सहयोग को समाप्त कर दूंगा। साथ ही दानव शहर के निर्माण कंपनी सकल में मैं ये बात फैला दूंगा कि भविष्य में जो कोई भी शुंडे डोर्स एंड विंडोज के साथ सहयोग करने की हिम्मत करेगा, उसे मुझसे जिन शिनकुई से पंगा लेना पड़ेगा। तांग शियू ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम संभाल लो। चलो किसी और दिन साथ में ड्रिंक करने मिलते हैं। ठीक है। फोन रखने के बाद तांग शियू ने देखा कि झांग दानयांग कांप रहा था और सोफे पर धंस गया था। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। दूसरी ओर वेई जोंगचाओ घबराकर उसे देख रहा था और बीच बीच में सहानुभूति भरी नजरों से झांग दानयांग की ओर देख रहा था। रिंग रिंग रिंग। फोन फिर बजा। अगले आधे घंटे में तांग शियू को दर्जनों कॉल आए। हर कॉल करने वाले ने 2 तरह के प्रस्ताव रखे, झांग दानयांग और वेई जोंगचाओ से बात करना और अपनी कंपनी का विज्ञापन मेयू एडवर्टाइजिंग को देना। तांग शियू ने पहले प्रस्ताव को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया, क्योंकि झांग दानयांग और वेई जोंगचाओ जैसे छोटे मोटे लोगों से निपटने के लिए दूसरों की मदद की जरूरत नहीं की। हालांकि उन्होंने मेयू एडवर्टाइजिंग को उन कंपनियों के विज्ञापन का काम सौंपने पर सहमति दे दी। आधा घंटा झांग दानयांग और वेई जोंगचाओ सचमुच बेचैन थे। भले ही वे मूर्ख थे, अब उन्हें एहसास हो गया होगा कि उन्होंने मुसीबत खड़ी कर दी है। उनके सामने खड़ा यह आदमी न केवल कोई शेखी बघारने वाला मामूली व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसके भयानक संबंध भी थे और उसकी पहचान शायद सरल नहीं थी। जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा अवाक कर दिया वो ये थी कि महज आधे घंटे में मेयू एडवर्टाइजिंग के व्यापार विभाग को दर्जनों फैक्स किए गए समझौते प्राप्त हुए थे। कंपनी के सार्वजनिक खाते में भी 200 मिलियन से अधिक की जमा राशि प्राप्त हुई थी। 200 मिलियन से ज्यादा। झांग डैनयांग की कंपनी की कुल संपत्ति 200 मिलियन से कम थी। वेई जोंगचाओ की कंपनी की कुल संपत्ति थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन वह अकेले शेयरधारक नहीं थे। उनकी पूरी निजी संपत्ति मिलाकर शायद 150 मिलियन से ज्यादा नहीं होगी। तांग शियू ने अपना फोन नीचे रखा, उन दोनों को देखा और लापरवाही से कहा, तुम हार गए तो इन दोनों बैंक कार्डों में जो पैसा है वह मेरा होना चाहिए, है ना? झांग डैनयांग का चेहरा उदास था और उनकी आवाज में थोड़ी विनती थी। उन्होंने कहा, श्रीमान तांग, मैं पहले एक मूर्ख था जो दूसरों को नीचा समझता था। आप एक उदार व्यक्ति हैं, कृपया मुझे इसके लिए दोषी न ठहराएं। ये 20 मिलियन आपके हैं। पासवर्ड 1,23,456 है। कृपया इन्हें सुरक्षित रखें। व्यापारिक मामलों के लिए कृपया मुझ पर दया करें और इस बार मुझे छोड़ दें। मैं वादा करता हूं कि मैं तुरंत कंपनी को इस इमारत से बाहर ले जाऊंगा और इस जीवन में बॉस मुझसे फिर कभी नहीं मिलूंगा। वेई जोंगचाओ को झांग दानयांग के लिए कुछ सहानुभूति थी और वह इस बात से और भी अधिक आभारी था कि यद्यपि उसके टोंगफू ज्वेलरी का मुख्यालय दानव शहर में था, फिर भी उसकी देश भर में कई शाखाएं थीं, विशेष रूप से हांगकांग में, जो उसके व्यवसाय का आधा हिस्सा था। इसलिए उसकी नींव हिलने वाली नहीं थी। हालांकि झांग दानयांग अलग था। उसका व्यवसाय मुख्य रूप से दानव शहर में था और यद्यपि वह आसपास के शहरों में भी बेचता था, मात्रा बहुत कम थी। यदि तांग शियू में वास्तव में झांग दानयांग से निपटने का साहस होता तो झांग दानयांग शायद पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। अध्याय 693 द्वेष रखना। हालांकि वेई जोंगचाओ को 20 मिलियन का नुकसान हुआ और वह तांग शियू के भयावह नेटवर्क से हैरान था, लेकिन वह बहुत ज्यादा चिंतित नहीं था। उन्हें लगा कि अगर वे आज इतनी दयनीय स्थिति में चले गए तो जल्द ही वे व्यापार जगत में हंसी का पात्र बन जाएंगे। तो उसने धीरे से कहा, शर्त तो शर्त होती है। ये
20 मिलियन आपके हैं मिस्टर टैंक। हर कोई सुंदरता की सराहना करता है और सीईओ झांग भी सीईओ मु को पसंद करते हैं। यही कारण है कि उन्होंने इतनी लगन से उनका पीछा किया। श्रीमान तांग, आप एक उदार व्यक्ति हैं, कृपया हमारे स्तर तक न गिरें और उसे बचने का रास्ता न दें। तांग शियू ने वेई जोंगचाओ के थोड़े से आरामदेह भाव को देखा, उसकी भौहें थोड़ी सी उड़ गईं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना फोन निकाला और हाओ लेई का नंबर डायल किया। जब हाओ लेई की विनम्र आवाज सुनाई दी तो तांग शियू ने सीधे पूछा, आप टोंगफू आभूषणों के बारे में कितना जानते हैं? बॉस, टोंगफू ज्वेलरी एक छोटी ज्वेलरी कंपनी है जो अपने अस्तित्व के लिए हमारी दाफू ज्वेलरी पर निर्भर करती है। इसके 20% शेयर हमारे बयान रेस्टोरेंट के हैं। इसके अतिरिक्त इसकी आपूर्ति श्रृंखला भी हमारे दाफू ज्वेलरी के चैनलों के माध्यम से ही गुजरती है। कंपनी का मुख्यालय दानव शहर में स्थित है और महाप्रबंधक वेई जोंगचाओ हैं, जिनके पास कंपनी का 55% हिस्सा है। हाओ लेई ने वह सब कुछ बताया जो वह जानती थी। वेई जोंगचाओ की ओर देखते हुए तांग शियू के चेहरे पर एक अजीब भाव प्रकट हुआ, जिसका चेहरा सतर्क हो गया था। उसने धीरे से कहा, मुझे टोंगफू ज्वेलरी को दिवालिया होते देखना है। मैं चाहता हूं कि वेई जोंगचाओ सब कुछ खो दे। मैं इस मामले को आपके हवाले कर रहा हूं। मुझे 1 सप्ताह के भीतर जल्द से जल्द परिणाम चाहिए। हाँ, हाओ लेई ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। तांग शियू ने फोन काट दिया, उसे रख दिया और ताना मारते हुए कहा, तुम्हें दूसरों के लिए विनती करने का मौका मिला है, लेकिन तुम्हें अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 1 सप्ताह के भीतर ही आपको आज किए गए अपने काम पर पछतावा होगा। वेई जोंगचाओ अचानक खड़ा हो गया और तांग शियू को ध्यान से देखते हुए पूछा, आपने किसे फोन किया था? तांग शियू ने उदासीनता से कहा, मेरा एक अधीनस्थ कर्मचारी है। मुझे लगता है कि आपको उसका नाम पता होना चाहिए। हाओ लेई, दाफू ज्वेलरी के प्रभारी व्यक्ति। वेई जोंगचाओ का शरीर कांप उठा, उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह अविश्वास से चिल्लाते हुए सोफे पर गिर पड़ा। असंभव, आप सीईओ हाओ लेई को कैसे जानते हैं? तुम बकवास कर रहे हो। हांगकांग में दाफू ज्वेलरी का काफी दबदबा है। भले ही मुख्य भूमि में आपके मजबूत संपर्क हो, फिर भी वहां की चीजों को प्रभावित करना आपके लिए असंभव है। बोलते बोलते उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। उसने झटपट अपना फोन निकाला और हाओ लेई का नंबर डायल किया। उसके जवाब देने के बाद उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपने लहजे में बेहद सम्मान दिखाते हुए कहा, हेलो सीईओ हाओ, मैं टोंगफू ज्वेलरी से वेई जोंगचाओ हूं। आपको देखे हुए काफी समय हो गया है। हाल ही में मेरी पत्नी को फ्रांस से बेहतरीन परफ्यूम का एक अच्छा सेट मिला। आपके पास कब समय होगा? मैं उन्हें खुद हांगकांग लाकर आपसे मिलवाऊंगा। फोन से हाओ लेई की ठंडी आवाज आई। वेई जोंगचाओ, मुझे नहीं पता कि तुमने हमारे बॉस को कैसे नाराज किया, लेकिन अगर तुम समझदार हो तो टोंगफू ज्वेलरी के सभी शेयर दाफू ज्वेलरी को हस्तांतरित कर दो। अन्यथा मुझे कुछ ऐसे तरीके अपनाने में कोई आपत्ति नहीं है जिनसे न केवल मैं तुम्हें कंगाल छोड़ दूं बल्कि तुम्हें अफ्रीका की किसी खदान में काम करते करते मौत के घाट उतार दूं। क्या? वेई जोंगचाओ ने हैरानी से कहा। पल भर में उसके हाथ का फोन जमीन पर गिर गया और वह राख जैसे चेहरे के साथ सोफे पर गिर पड़ा, मानो उस पर उसकी सारी ताकत उससे छिन गई हो। हाओ लेई के शब्द उसके दिल में बिजली की कड़क की तरह फूट पड़े, जिससे वह चक्कर और भ्रम की स्थिति में आ गया, पूरी तरह से असमंजस में पड़ गया। समय ये धीरे धीरे उस भयानक वातावरण में बीतता गया। वेई जोंगचाओ अपनी बेहोशी से जागा और तांग शियू की ओर देखने के लिए संघर्ष कर रहा था। मु वानियंग और झांग दानयांग की निगाहों के सामने वह लड़खड़ाया और फिर धड़ाम से तांग शियू के सामने घुटने टेक दिए। गिड़गिड़ाते हुए स्वर में उसने हकलाते हुए कहा, श्रीमान तांग, मुझे पता है कि मैं मौत को दावत दे रहा था, लेकिन कृपया मेरे बुजुर्ग माता पिता और छोटे बच्चों की खातिर मुझे इस बार बख्श दीजिए। मेरे पास टोंगफू ज्वेलरी के 55% शेयर हैं। मैं दाफू ज्वेलरी को 40% राशि हस्तांतरित करने को तैयार हूँ। कृपया मुझे शेष 15% अपने माता पिता और बच्चों के भरण पोषण के लिए रखने दें। ठीक है, तांग शियू ने शांत भाव से कहा, तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो मुझे तुम्हें पूरी तरह से मिटा देना चाहिए, लेकिन चूंकि तुमने इससे ज्यादा घिनौना काम नहीं किया है तो चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। हालांकि 15% शेयर भी अपने पास न रखें, इन्हें नकदी में बदलें और सेवानिवृत्ति के लिए कोई जगह ढूंढें। जी हाँ, धन्यवाद श्रीमान टैंग। वेई जोंगचाओ ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा, घबराकर खड़ा हुआ और झांग दानयांग की ओर एक और नजर डाले बिना निराश होकर चला गया। झांग दानयांग ने तांग शियू की निगाहों को देखा और उसका दिल तुरंत तनावग्रस्त हो गया। वह घुटने नहीं टेके, लेकिन उनका हाव भाव अत्यंत विनम्र था और उन्होंने कड़वे स्वर में विनती की, श्रीमान तांग, आपके व्यर्थ समय के मुआवजे के रूप में मैं 20 मिलियन और देने को तैयार हूँ। मेरी कंपनी दशकों से चल रही है और बड़ी मुश्किलों के बाद ही यह अपने वर्तमान स्तर तक पहुंची है। श्रीमान टैंग, कृपया मुझ पर दया करें और इस बार मुझे छोड़ दें। मैं वादा करता हूँ अब से मैं बहुत दूर रहूंगा और फिर कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। तांग शियू ने अपनी भौहें उठाई। मु वानियंग के शांत भाव को देखा और उसे इशारा किया। जैसे ही वह उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा, उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। मैं तुम्हें अपना वादा पूरा करने के लिए 3 दिन का समय देता हूँ। आज के हंगामे के बाद मुझे लगता है कि अब आपके लिए दानव नगरी में अपनी जगह बनाना मुश्किल होगा। सोच समझकर फैसला लें, दानव शहर छोड़ दें और कहीं और जाकर अपना कारोबार करें। महाप्रबंधक का कार्यालय। मु वानियंग के कमरे में प्रवेश करने के बाद उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया और उसे ताला लगा दिया। बिना किसी झिझक के वह तांग शियू की ओर बढ़ी और उसकी भ्रमित निगाहों के बीच सीधे उसे गले लगा लिया। धन्यवाद, मु वानियंग ने ये शब्द दिल से कहे। आज वह मन ही मन खुश थी कि तांग शियू उसके साथ कंपनी में आया था और उसके लिए उसने जो कुछ भी किया था उससे वह और भी भावुक हो गई थी। अन्यथा उन 2 घिनौने खलनायकों का सामना करने पर वह न केवल क्रोधित होगी बल्कि अपने व्यवसाय का एक हिस्सा भी खो देगी। भेष में आशीर्वाद, यह वाक्यांश उसकी स्थिति का एकदम सटीक वर्णन करता है। आज की घटनाओं ने ही स्वाभिमानी मु वानियंग को यह एहसास कराया कि एक ऐसे पुरुष का होना कितना महत्वपूर्ण है जो उसे हवा और बारिश से बचा सके और उसे एक सुरक्षित और सुखद आश्रय प्रदान कर सके। तांग शियू ने उसकी पीठ थपथपाई और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमारे बीच इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। अब जबकि समस्या का समाधान हो गया है, आपका व्यवसाय भविष्य में और अधिक समृद्ध होगा और संभवतः आपके पास व्यस्त रहने के लिए और भी बहुत कुछ होगा। इससे आपके स्कूल के मामलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना? मु वानियंग ने तांग शियू को छोड़ दिया और अपना सिर हिलाते हुए कहा, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। स्नातकोत्तर की पढ़ाई बहुत ही आरामदायक होती है और मैंने वह सब कुछ सीख लिया है जिसकी मुझे जरूरत थी। दरअसल नए साल के बाद साल के उत्तरार्ध में मुझे कक्षाओं के लिए स्कूल में रहने की जरूरत नहीं है। मुझे बस नियमित रूप से पुनरावलोकन करना है और अपनी अंतिम स्नातक थीसिस पूरी करनी है। बोलने के बाद उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत पूछा, आपने आज इतने सारे लोगों को फोन किया, क्या इसका आप पर कोई असर पड़ेगा? अगर ऐसा होता है तो मैं वो सारी जमा राशि वापस कर सकता हूँ। और तांग शियू ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, इससे मुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। आज मैंने उन दोनों लड़कों के प्रति नरमी बरती, दरअसल इसलिए क्योंकि वे मुझे किसी बात की याद दिला रहे थे। चूंकि मेरे पास संपर्क और संसाधन मौजूद हैं, इसलिए उनका उपयोग न करना व्यर्थ होगा। वैसे भी उन सभी को विज्ञापन कंपनियों के साथ काम करना पड़ता है और चूंकि हम पैसा कमा सकते हैं, इसलिए ऐसा न करने का कोई कारण नहीं है। मु वानियंग के होठों पर एक सुखद मुस्कान आ गई। तांग शियू द्वारा हम शब्द का प्रयोग उसके दिल में शहद का पानी डालने जैसा था, जिससे उसे अंदर तक मिठास का एहसास हुआ। दोपहर में तांग शियू ने यू विज्ञापन कंपनी में रुकी और मु वानियंग के साथ दोपहर का भोजन
किया, फिर अकेले चली गई। वह मुवानियम के लिए इतना सारा कारोबार लेकर आया था कि वह शायद आने वाले समय में बेहद व्यस्त रहने वाली थी। स्टार ब्लू विला जिले की ओर वापस जाते समय तांग शियू को ओयांग लुलू की याद आई, जो शायद अभी भी घर पर गहरी नींद में सो रही होगी। वह एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने पास के एक मॉल से उसके लिए कपड़ों का एक नया सेट खरीदने का फैसला किया, क्योंकि उसने पिछली रात गुस्से में आकर ओयांग लुलू के कपड़े फाड़ दिए थे और उतार दिए थे। हालांकि अकेले एक महिला के लिए कपड़े खरीदना, खासकर अंडरवियर खरीदना, एक नौसिखिया होने के नाते और कम अनुभव होने के कारण उसे थोड़ा असमंजस में डाल देता था। कुछ सेकंड सोचने के बाद उनके मन में एक व्यक्ति का नाम आया, यूकाई। यूएकाई में प्लेबॉय बनने की प्रबल संभावना थी और वह स्वभाव से ही बहुत दिखावटी व्यक्ति था। दानव नगरी विश्वविद्यालय में आधे साल की पढ़ाई के दौरान तांग शियू ने सुना कि यूकाई की 7 या 8 गर्लफ्रेंड थी और वह नए कपड़े बदलने की तरह ही तेजी से गर्लफ्रेंड बदलता था, इसलिए उसे महिलाओं के कपड़े खरीदने में बहुत अच्छा होना चाहिए। गोल्डन ईगल शॉपिंग मॉल डायमंड सिटी में एक उच्च स्तरीय शॉपिंग मॉल जिसमें असंख्य दुकानें और ढेर सारी वस्तुएं हैं जो हर कल्पना योग्य चीज उपलब्ध कराती हैं। यूएकाई अपनी बगल में एक क्लच बैग दबाए, मुंह में टूथपिक लिए और शानदार ढंग से कपड़े पहने हुए अपनी एनवी प्रेमिका के साथ टहल रहा था, जिसके साथ वह केवल 10 दिनों से डेटिंग कर रहा था। डार्लिंग, मुझे एक हमीज बैग चाहिए। दुबली पतली खूबसूरत लड़की ने स्नेहपूर्वक अपना हाथ यूकाई के हाथ में डाल दिया और मुंह फुला लिया। उसकी चमकदार आंखें लगातार आसपास की महंगी दुकानों का जायजा ले रही थीं। हर्म्स, यूकाई का दिल कांप उठा। हालांकि उसका परिवार धनी था और उसकी मां उसे समय समय पर चुपके से पैसे देती थी, फिर भी उसका मासिक भत्ता लगभग 20,000 युआन ही था। वह बहुत खर्चीला भी था। नए साल के बाद उसे जो 20,000 युआन का खर्च मिला था, उसमें से केवल 8,000 युआन ही बचे थे। हालांकि उनके पास 1 लाख से अधिक की सीमा वाला क्रेडिट कार्ड भी था, लेकिन वह क्रेडिट कार्ड उनकी अचल संपत्ति थी और जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो वे इसका उपयोग करने को तैयार नहीं थे। वह अपनी नई प्रेमिका के प्रस्ताव को ठुकराना चाहता था, लेकिन उसके खूबसूरत चेहरे और उसके नखरे भरे रूठे हुए अंदाज को देखकर वह मना नहीं कर सका। कुछ पल की झिझक के बाद आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर सिर हिलाया और कहा, चूंकि आप इसे चाहते हैं तो मैं इसे आपके लिए खरीद लूंगा। डार्लिंग, तुम बहुत हैंडसम हो। लड़की ने उत्साह से अपने पंजों पर खड़े होकर यूकाई के गाल पर एक बड़ा सा चुंबन दिया। यूएकाई ने हंसते हुए कहा, बेशक, मेरे मुकाबले तो उन कोरियाई सितारों को भी मेरे जूते उठाने का हक नहीं है। अगर मैंने आज रात आपके साथ एक रोमांटिक रात बिताने की योजना बनाकर शांग्री-ला होटल में कमरा बुक नहीं किया होता, तो मैं आपको सीधे जिंगमिन द्वीप ले जाता और वहां नौक विहार करता। लड़की की आंखें और भी चमक उठी, लेकिन उसने शर्माने का नाटक किया और अपना सिर घुमाकर कहा, मैं जिंगमिन द्वीप पर नौक विहार करने जाना चाहती हूँ। यूएकाई ने अफसोस जताते हुए कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। अफसोस की बात है कि समय बहुत कम बचा है। थोड़ा इंतजार करो, जब मेरे स्कूल में छुट्टियां शुरू होंगी तो मैं तुम्हें जरूर जिंगमिन द्वीप ले जाऊंगी। हम साथ में खूब मस्ती करेंगे। रिंग रिंग रिंग। उसी समय उसका फोन बज उठा। अध्याय 694 गोल्ड डिगर महिलाओं को रिझाने के लिए यूकाई का सिद्धांत था कि वह प्रभावित तो हो, लेकिन प्यार में न पड़े। खूबसूरत महिलाएं शराब की तरह थीं, अगर वह किसी को चाहता तो उसे जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन भावनाओं की बात करें तो कोई भी उसे कभी प्रतिबद्ध नहीं कर पाया था। उदाहरण के तौर पर उसके बगल में बैठी महिला को ही ले लीजिए। उसे यूकाई के पैसों में दिलचस्पी थी और यूकाई को उसके शरीर में। ये सिर्फ एक आकस्मिक संबंध था, कुछ भी गंभीर नहीं था। जियाजियातों की बढ़ती इच्छाओं को शांत करने के लिए उसने अपना फोन निकाला। तांग शियू का फोन देखकर उसने मन ही मन राहत की सांस ली। वह तांग शियू के स्त्री प्रेरक तरीकों से बेहद प्रभावित था। वे खूबसूरत महिलाएं मानो पतंगों की तरह आग की ओर खींची चली आती थीं, मानो पूरी निष्ठा से उससे चिपकी रहती थीं। जबकि तांग शियू किसी विशेष तरकीब का इस्तेमाल नहीं करता था। बॉस टैंग, आप जैसे व्यस्त व्यक्ति को मुझ जैसे मामूली व्यक्ति की याद क्यों रहती है? प्रशंसा के अलावा यूकाई अपने सहपाठी, रूममेट और भाई तांग शियू का वास्तव में सम्मान करता था, लेकिन मजाकिया लहजा अपनाना लाजमी था। तांग शियू हंसते हुए बड़बड़ाया, चापलूसी बंद करो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, या यूं कहूं कि किसी काम में तुम्हारी मदद चाहिए। यूएकाई ने आश्चर्य जताते हुए कहा, अरे नहीं, बॉस तांग को मुझसे काम करवाने की जरूरत है। मुझे बताओ, आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। तांग शियू ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या हम थोड़ी देर भी अच्छी बातचीत नहीं कर सकते? क्या आपके पास अभी समय है? मुझे कुछ चीजें खरीदनी है, लेकिन मुझे उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जब हम मिलेंगे तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यूएकाई ने तुरंत पूछा, किस तरह की चीजें? महिलाओं के कपड़े। तांग शियू ने अपनी नाक रगड़ी और रूखी हंसी। यूकाई ने अपनी आंखें घुमाई, फिर अपनी छाती थपथपाई और घोषणा की, हो सकता है कि मैं अन्य क्षेत्रों में आत्मविश्वास न रखता हूँ, लेकिन जब महिलाओं के कपड़े खरीदने की बात आती है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप संतुष्ट होंगे, भाई। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसने बगल में बैठी जियातों पर एक नजर डाली। आंखों में शरारत भरी चमक लिए वह हंसते हुए बोला, वैसे ये तो संयोग है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गोल्डन ईगल मॉल में हूँ, होंग जिले वाले गोल्डन ईगल मॉल में, जानते हो ना, तियानहुआ एवेन्यू पर। मुझे पता है, मैं यहीं आसपास हूँ, तो फिर अभी आ जाइए। 6ठी मंजिल पर हर्म्स का बुटीक है। ठीक है। फोन रखने के बाद यूकाई ने अपना फोन अपनी जेब में रख लिया और उत्साह से अपने हाथ मलने लगा। उसे दूसरों के बारे में तो पता नहीं था, लेकिन तांग शियू एक अमीर आदमी था, आलीशान घरों में रहता था, आलीशान कारें चलाता था और उसके पास बहुत पैसा था। उसके पास इस समय पैसों की कमी थी, इसलिए अगर तांग शियू आ जाता तो यह आसमान से बरसती बारिश की तरह होता। जियातोंग ने यूएकाई के चेहरे के भावों को देखकर उत्सुकता से पूछा, डार्लिंग, तुम्हें किसने बुलाया? ऐसा लगता है कि वे यहाँ आ रहे हैं। यूएकाई ने थोड़ी बेशर्मी के साथ हंसते हुए कहा, एक दोस्त जिसने मुझसे पैसे उधार लिए थे। हाल ही में मेरे पास जेब खर्च के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उसे अपनी पूरी बचत का आधे से ज्यादा हिस्सा उधार दे दिया। अब उस दोस्त ने हाल ही में कुछ पैसे कमाए हैं और वह मुझे पैसे वापस करने वाला है। जियातोंग की आंखें चमक उठीं और उसने यूएकाई का हाथ और कसकर पकड़ लिया। यूएकाई का उसके सामने खुलकर खर्च करना उसके अमीर मालिक की दरियादिली को दर्शाता था, लेकिन पता चला कि उसके पास और भी पैसा था जो उसने अभी अभी अपने दोस्त को उधार दिया था। जियातोंग ने कल्पना की कि यूएकाई उसे ढेर सारे पैसों से डिजाइनर कपड़े और तरह तरह की विलासिता की वस्तुएं खरीद कर दे रहा है और उसका शरीर उत्तेजना से भर उठा। वह चाहती थी कि काश वह अभी अपने सारे आकर्षण का इस्तेमाल करके यूएकाई को पूरी तरह से अपने वश में कर ले। चलिए पहले हैंडबैग देख लेते हैं। चलें। लगभग 10 मिनट बाद तांग शियू गोल्डन ईगल मॉल की 6ठी मंजिल पर पहुंचे और हर्म्स बुटीक को ढूंढने से पहले थोड़ी देर खोजबीन की। जब उन्होंने अंदर यूएकाई को एक लड़की को हैंडबैग चुनते हुए मुस्कुराते हुए देखा तो वे उसके पास गए और बोले, यूएकाई, क्या मैं आप दोनों को परेशान कर रहा हूँ? जब यूएकाई ने तांग शियू को देखा तो मानो उसने सोने का चमकता हुआ पहाड़ देख लिया हो। उसने ढोल की तरह सिर हिलाया और उसके चेहरे पर दोपहर के सूरज से भी ज्यादा चमकदार मुस्कान फैल गई, जो किसी स्त्री के चेहरे से भी ज्यादा सुंदर थी। उसने हाथ मलते हुए कहा, कोई रुकावट नहीं। रुकावट कैसे हो सकती है? बॉस तांग, आपने मुझे जो पैसे उधार दिए थे वो आखिरकार चुकाने जा रहे हैं। आपको पता नहीं भाई, मैं आजकल इतना गरीब हो गया हूँ कि जैसे उत्तर पश्चिमी हवा पी रहा हूँ। देखो, मेरी ये खूबसूरत प्रेमिका एक हैंडबैग खरीदना चाहती है और मेरे पास तो बड़ी मुश्किल से पैसे हैं।
तांग शियू पल भर के लिए अचंभित रह गया। उसने देखा कि हैंडबैग चुन रही लड़की ने उसकी तरफ सिर्फ एक बार देखा, फिर उसे अनदेखा करते हुए अपना चुनाव जारी रखा। फिर उसने युएकाई की तरफ देखा, सिर हिलाया और हंसते हुए पूछा, कितने का था? युएकाई ने तुरंत कहा, 50,000। तांग शियू मुस्कुराया, चुपके से अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी स्पेशल रिंग से 50,000 नकद निकाले। उसने सीधे युएकाई को पैसे देते हुए कहा, ये लो तुम्हारे पैसे वापस, लेकिन तुम मुझसे किया वादा नहीं तोड़ सकते। मेरी मदद करो, फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। युएकाई की आंखें तांग शियू की जेब को घूरते हुए चौड़ी हो गईं, मानो वह अपना आपा खो बैठा हो। अगर उसके हाथ में 50,000 युआन न होते तो वह झुककर उसे जरूर तलाशता। भला उस जेब में 50,000 युआन कैसे हो सकते हैं? बॉस टैंग, क्या आप जादू कर रहे हैं? तांग शियू ने पलटकर कहा, ये वो पैसे हैं जो मैंने कपड़े खरीदने के लिए निकाले थे, और ये ठीक 50,000 रुपये हैं जो तुम्हें वापस करने के लिए हैं। क्या तुम्हें ये चाहिए? अगर नहीं तो मुझे दे दो। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, किसने मना किया? युएकाई ने झटपट 2 गट्ठे निकाले और अपनी जेब में रख लिए। फिर वह कैशियर के पास गया, बचे हुए 30,000 रुपये काउंटर पर फेंक दिए और अपनी प्रेमिका जी शियातोंग को पुकारते हुए कहा, बेबी जल्दी से चुन लो। मैंने पैसे कैशियर के काउंटर पर रख दिए हैं, जब तुम चुन लो तो सीधे भुगतान कर देना। अगर कुछ बचता है तो वह तुम्हारी जेब खर्च है। मैं और मेरा दोस्त बाहर सिगरेट पीने और बातें करने चलते हैं, ठीक है? जी शियातोंग इस समय बड़े प्यार से एक हर्म्स हैंडबैग पकड़े हुए थी। युएकाई की बातें सुनकर उसकी तेज नजरें कैशियर के काउंटर पर घूमी और उसने वहां रखे चमकीले लाल 100 युआन के नोटों के 3 ढेर देखे। उसने तुरंत हर्म्स बैग वापस रख दिया और उसके बगल में रखे थोड़े कम स्टाइलिश और बहुत सस्ते बैग की ओर हाथ बढ़ाया। उसके लिए बैग खरीदना भौतिकवाद से जुड़ा था, लेकिन अगर बचा हुआ सारा पैसा उसकी जेब खर्च था तो वह निश्चित रूप से ज्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहती थी। दुकान के प्रवेश द्वार पर युएकाई के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी। उसने अपने हाथों को रगड़ा और रूखी हंसी हंसते हुए कहा, बॉस तांग, इस बार बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको 50,000 अगले महीने लौटा दूंगा। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, भाइयों को पैसे की बात नहीं करनी चाहिए, इससे भावनाओं को ठेस पहुंचती है। वैसे क्या बाद में महिलाओं के कपड़े चुनने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? युएकाई ने सिर हिलाते हुए कहा, बॉस तांग के कारोबार से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। लड़कियों के पीछे भागने की बात छोड़ो, चाहे आसमान ही क्यों न गिर जाए, इसे किनारे रखना होगा। कैसा रहेगा अगर मैं उस औरत को बाद में जाने के लिए कह दूं, फिर हम दोनों भाई आराम से खरीदारी करने चलें? वह महिला तांग शियू ने उत्सुकता से पूछा, क्या इस बार भी तुम बस ऐसे ही खेल रही हो? युएकाई ने सिगरेट जलाई, 2 कश लिए और बोला, अगर सिर्फ मौज मस्ती ही नहीं तो क्या मुझे सच में प्यार करना चाहिए? मैंने सब कुछ समझ लिया है। आजकल की औरतें बहुत ही भौतिकवादी हैं। किंगसोंग की वो कहावत क्या थी? इस बेतहाशा भौतिकवाद के युग में पैसा ही असली सच्चाई है। औरतें, छी छी, सिर्फ मौज मस्ती ही काफी है। अगर किस्मत से मुझे भविष्य में कोई ऐसा मिल जाए जिससे मैं शादी कर सकूं तो समझो मैंने मेहनत कर ली, अगर नहीं तो जैसे तैसे गुजारा कर लूंगा। तांग शियू ने आंखें घुमाई। युएकाई की बेतुकी बातों पर वह अवाक रह गया। हालांकि हर किसी की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं और स्वाभाविक रूप से विचार भी अलग अलग होते हैं। युएकाई अभी तो ऐसा कह रहा था मानो ये सच हो, लेकिन शायद एक दिन उसे कोई पसंद की लड़की मिल जाए, जल्दी शादी कर ले और उम्मीद से पहले ही उसका एक प्यारा सा बच्चा हो जाए। पतिदेव, मुझे हर्म्स का नवीनतम हैंडबैग चाहिए। बाईं ओर से एक मीठी आवाज आई। सुडौल काया और शालीन चेहरे वाली एक महिला डिजाइनर कपड़ों में सजे एक आकर्षक युवक का हाथ थामे लगभग उससे लिपटी हुई थी। उस आकर्षक युवक के होंठों पर मुस्कान आ गई और उसने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, इसे खरीद लो। अगर तुम्हें पसंद आए तो हम 3, 5 या जितने भी चाहें खरीद लेंगे। मुझे ये पसंद है। जब वे बात कर रहे थे तभी वह पुरुष और महिला तांग शियू और युएकाई के पास से बिना उनकी ओर देखे ही गुजर गए और सीधे हर्म्स बुटीक में चले गए। बेवकूफ, युएकाई ने अपनी आंखें घुमाई और धीरे से बुदबुदाया। तांग शियू अजीब तरह से हंसा, मुझे लगता है कि तुम और वह आदमी लगभग एक जैसे हो। युएकाई दंग रह गया, फिर शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अजीब तरह से अपनी नाक रगड़ी और सूखी खांसी करते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी एक जैसा नहीं। कम से कम मैं ये तो नहीं कहता। अगर तुम्हें पसंद है डार्लिंग तो हम 3, 5 जो भी हो खरीद लेंगे। हाँ हाँ, तांग शियू ने निर्दयतापूर्वक जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम गरीब हो। युएकाई का चेहरा उतर गया और उसने बेबसी से कहा, बॉस तांग, आपको लोगों को वहीं चोट नहीं पहुंचानी चाहिए जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। अगर मेरे पास आपके जितने पैसे होते, अंदर बैठी वो औरतें होती और वो औरत जो अभी अभी वहां से गुजरी, तो मैं उन्हें दोबारा देखने की जहमत भी नहीं उठाता। अगर मुझे देखना ही होता तो मैं सचमुच की बेहतरीन सुंदरियों को देखता। तांग शियू ने अपना सिर हिलाया। वह इतना आलसी था कि अब इस आदमी से कोई लेना देना नहीं चाहता था। सिगरेट खत्म करने के बाद युएकाई ने तांग शियू को नमस्कार किया और हर्म्स बुटीक की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने दरवाजे से अंदर कदम रखा और अंदर का दृश्य देखा, उसका चेहरा जम गया और तुरंत गंभीर हो गया। दुकान के अंदर उसकी प्रेमिका शी शियातोंग अभी अभी अंदर आए। उस सुंदर युवक का हाथ कसकर पकड़े हुए थी और उसे रिझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। दूसरी महिला भी पीछे नहीं थी और उसने उस सुंदर युवक का दूसरा हाथ पकड़ रखा था। युएकाई को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि वह सुंदर युवक सभी सुंदरियों के प्रति खुला हुआ प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उसने दोनों महिलाओं के कंधों पर दोनों हाथ रखे हुए थे और उसकी उंगलियां कभी कभी उनकी त्वचा को छू रही थी जो मेकअप से ढकी हुई थी। तुम दोनों मेरी लाडली हो, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो बताओ तुम्हें कौन सा बैग पसंद है, मैं उसका भुगतान कर दूंगा। उस आकर्षक युवक ने बेहद खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। जियातोंग, युएकाई गुस्से से भरे चेहरे के साथ दहाड़ते हुए कुछ कदम आगे बढ़ा। जियातोंग चौंक उठी, फिर उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। उसने जल्दी से उस सुंदर युवक का हाथ छोड़ दिया और उसके आलिंगन से छूटने की कोशिश की, लेकिन उस सुंदर युवक ने भी युएकाई की दहाड़ सुन ली थी। उसने भौहें चढ़ाईं और जियातोंग के कंधे को छोड़ने के बजाय उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। वह जी शियातोंग को कुछ अफसोस हुआ। उसने अभी अभी यंग मास्टर वू को देखा था और वह इतनी उत्साहित थी कि वह खुद को भूल गई और उनका जबरदस्त आतिथ्य सत्कार करने के लिए दौड़ पड़ी। वह यंग मास्टर वू की पहचान जानती थी। वांजियान ग्रुप के चेयरमैन का इकलौता बेटा, एक धनी युवा जो चांदी के चम्मच के साथ पला बड़ा था। उसके पास पैसा था, वह सुंदर था, उसकी पृष्ठभूमि प्रतिष्ठित थी और भविष्य में अनगिनत लोगों द्वारा उसकी प्रशंसा की जाएगी। वह वही धनी पति था जिसकी उसे तलाश थी। अध्याय 695 कुचलना। एक समय की बात है जब दानव नगर में एक धनी युवक ने एक पार्टी का आयोजन किया तो जी शियातोंग को आमंत्रित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिसकी उसने सेवा की वह युवक वू थे। उस रात उसने पूरे मन से उनकी सेवा की। न केवल युवक वू का स्नेह जीता और पुरस्कार के रूप में 10,000 युआन प्राप्त किए, बल्कि उसके बाद भी कुछ समय तक युवक वू उसे अक्सर अपनी सेवा के लिए बुलाते रहे। हालांकि इस समय युएकाई के गुस्से भरे चेहरे को देखकर वह समझ गई कि वह मुसीबत में है। हालांकि युएकाई दानव नगर विश्वविद्यालय में केवल प्रथम वर्ष का छात्र था, लेकिन उसके खर्चीले रवैये से पता चलता था कि उसका परिवार भी काफी धनी था। युएकाई की गुस्से भरी निगाहें तुरंत वू गुआंगजुन के चेहरे पर पड़ी और उसने कड़े शब्दों में फटकार लगाई, उसे छोड़ दो, तुम कमीने। वू गुआंगजुन ने भौहें चढ़ा ली। उसने शी शियातोंग को न केवल छोड़ा बल्कि झुककर उसके चेहरे पर चुंबन भी कर दिया। तभी उसने युएकाई की ओर शरारती नजर से देखा और बेपरवाही से कहा, तुम खुद को क्या समझती हो?
शियातोंग, ये लड़का कहाँ से आया? क्या तुम इसे जानती हो? जियातोंग वू गुआंगजुन के स्वभाव के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। उनके समूह में वह प्रतिशोधी और तुच्छ स्वभाव का माना जाता था। अगर आज वह उसे अपमानित करती तो शायद उसे बहुत बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ती। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने मन ही मन युएकाई और वू गुआंगजुन के महत्व का आकलन किया। पलड़ा फिर वू गुआंगजुन की ओर झुक गया। जब उसका अभी भी सुंदर चेहरा ऊपर उठा तो उसने सिर हिलाकर कहा, युवा स्वामी वू, मैं उन्हें नहीं जानती। वू गुआंगजुन ने संतुष्टि से सिर हिलाया, अपनी ठुड्डी से युएकाई की ओर कुछ बार इशारा किया और ताना मारते हुए कहा, बच्चे, तुमने सुना क्या? मेरी प्यारी शियातोंग तुम्हें जानती तक नहीं है। क्या तुम जानबूझकर मुसीबत खड़ी करने आए हो? युएकाई ने अविश्वास से जी शियातोंग की ओर देखा। उसका इरादा तो किसी को मारने का था, लेकिन जी शियातोंग के शब्द उसके लिए एक जोरदार थप्पड़ की तरह थे, जो उसके चेहरे पर जोर से लगे और उसे दर्द से कराहने पर मजबूर कर दिया। उसे नहीं जानती, वह वेश्या जो कुछ ही दिन पहले उसके साथ सोई थी, अब दूसरे आदमी का पक्ष जीतने के लिए वास्तव में कहती है कि वह उसे नहीं जानती। युएकाई ने गहरी सांस ली और अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को दबाया। उसने वू गुआंगजुन की ओर उंगली उठाई और उसे घूरकर कहा, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। फिर मुड़कर बाहर चला गया। जैसे ही उसके कदम दुकान के प्रवेश द्वार तक पहुंचने वाले थे, उसे अचानक कुछ याद आया। वह कैशियर की और मुड़ा, 30,000 युआन उठाए और उस गरिमापूर्ण और सुंदर कैशियर की ओर फेंकते हुए गहरी आवाज में बोला, मेरे पास, युएकाई के पास पैसा तो है, लेकिन मैं इसे किसी कुतिया पर खर्च नहीं करूंगा। तुम अच्छी हो, कम से कम अपनी मेहनत से कमाती हो। ये पैसा मेरी तरफ से है। अपने लिए एक थैला चुन लो और खरीद लो। इसे मेरी तरफ से उपहार समझो। उनके बोलने के बाद वह पीछे मुड़े बिना दुकान से बाहर निकल गया। काउंटर के पीछे खड़ी गरिमापूर्ण और सुंदर कैशियर युएकाई द्वारा फेंके गए 30,000 युआन को हक्का बक्का पकड़े खड़ी थी। उसने पास ही खड़ी जी शियातोंग को देखा, फिर युएकाई की पीठ को देखा और युएकाई के लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस की। फिर भी उसने मुड़कर बगल में खड़ी अपनी महिला सहकर्मी से कुछ फुसफुसाया और उसके पीछे बाहर चली गई। दुकान के प्रवेश द्वार पर तांग शियू ने युएकाई की चीखें सुन ली थीं, लेकिन वह अंदर नहीं गया। हालांकि उसे पता नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन युएकाई और उसकी प्रेमिका के रिश्ते की समस्याओं में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या तुम ठीक हो? तांग शियू ने युएकाई को उदास चेहरे के साथ बाहर जाते देखा और लापरवाही से पूछा। युएकाई ने गुस्से से बगल में थूका, ताना मारा और सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कुछ दिनों के लिए एक कुतिया के साथ खेलने जैसा था। मैं घर जाकर खुद को साफ कर लूंगा और बात खत्म हो जाएगी। तांग शियू ने मन ही मन आह भरी, सिर हिलाया और कहा, चूंकि तुम ठीक हो तो चलो चलते हैं। एक पल रुकिए। महिला कैशियर 30,000 युआन हाथ में लिए अंदर से बाहर भागी। उसने जल्दी से युएकाई का रास्ता रोक दिया और तेजी से बोली, नमस्ते महोदय, यह आपका पैसा है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। दिलचस्प, सचमुच बेहद दिलचस्प। छोटे मोटे लोग तो छोटे मोटे ही होते हैं, वे तो पैसे भी नहीं दे सकते। वो गुआंगहुई दो महिलाओं के कंधों पर हाथ रखकर बाहर निकला। युएकाई द्वारा जी शियातोंग को गाली देने पर वह बहुत गुस्से में था और युएकाई को नीचा दिखाने के इरादे से बाहर आया था। उसे ऐसे शानदार मौके की उम्मीद नहीं थी। इस महिला कैशियर ने तो उसे ताना मारने का मौका भी दे दिया। युएकाई का चेहरा पल भर में बेहद विकृत हो गया। महिला कैशियर ने अभी अभी जो कुछ भी घटित हुआ था वह सब देख लिया था और जानती थी कि यह युवा मास्टर वू अच्छा आदमी नहीं है। उसे युएकाई का मजाक उड़ाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हुए सुनकर और युएकाई के लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस करते हुए उसने तुरंत कहा, ऐसा नहीं है। हमारी दुकान का नियम है कि हम ग्राहकों से टिप या कोई एहसान स्वीकार नहीं करते हैं। वू गुआंगहुई ने भौहें चढ़ा लीं, उसकी आंखों में असंतोष झलक रहा था और उसने सख्ती से आदेश दिया, चुप रहो। तांग शियू एक तरफ खड़ा हो गया। उसने थोड़ी डरी हुई महिला कैशियर और गंभीर चेहरे वाली युएकाई पर नजर डाली। उसने मन ही मन आह भरी और वू गुआंगहुई से कहा, दोस्त, जियो और जीने दो। तुम पहले ही बाजी मार चुके हो, तो चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। वह बस एक औरत है, खासकर वह औरत जिसके साथ तुम यूं ही खेल रहे हो। इतनी छोटी सी बात पर दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है। वू गुआंगहुई ने विजयी मुस्कान बिखेरी, तांग शियू पर एक नजर डाली और फिर युएकाई के नाराज चेहरे पर अपनी निगाहें टिका दी। लेकिन तांग शियू की अप्रिय बातें सुनकर शी शियातोंग गुस्से से बड़बड़ा उठी, तुम खुद को क्या समझते हो? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम दूसरों के मामलों में दखल दे रहे हो। और हाँ, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि अपने शब्दों पर ध्यान रखो। जिस औरत के साथ तुम यूं ही मजे कर रहे हो से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो बड़े बदमाश हो। दूसरी महिला ने भी अपनी पतली आकर्षक कमर मरोड़ते हुए असंतुष्ट भाव से कहा, अरे तुम्हारे शब्द इतने कड़वे क्यों हैं? अपनी दयनीय हालत देखो, तुम शायद अभी अभी फालतू की हरकतें कर रही थी, है ना? तुम्हारे जैसी किसी को तो मौज मस्ती करने का मौका भी नहीं मिलेगा। वू गुआंगहुई बेहद खुश था। उसने शी शियातोंग और दूसरी महिला के चेहरों पर जोर से चुंबन किया और उनकी खूब प्रशंसा करते हुए कहा, मेरी दोनों प्यारी बच्चियों, तुम दोनों सचमुच बहुत अच्छी वक्ता हो। आज छोटे मालिक का मूड बहुत अच्छा है, बेहद अच्छा। आज रात मैं तुम दोनों पर खूब प्यार लुटाऊंगा। तांग शियू ने उन तीनों को घृणा से देखा, फिर महिला कैशियर की ओर मुड़कर उदासीनता से कहा, चूंकि यह मेरे भाई की ओर से है तो इसे ले लीजिए। आप अभी दुकान में नहीं हैं, इसलिए आपके नियम यहाँ लागू नहीं होते। इतना कहकर उसने युएकाई के कंधे पर थपथपाया और सिर हिलाते हुए कहा, चलो, अगर कोई पागल कुत्ता काट ले तो तुम बदला लेने के लिए उसे वापस नहीं काट सकते, है ना? वापस जाओ और नहा लो, पहले अपनी बदकिस्मती धो डालो। युएकाई ने सिर हिलाया। हालांकि महिला कैशियर उसे पैसे लौटाना चाहती थी, जिससे वू गुआंगहुई को उसका मजाक उड़ाने का बहाना मिल गया। फिर भी वह कैशियर पर गुस्सा नहीं था। इसके विपरीत वह उसकी प्रशंसा भी कर रहा था, क्योंकि 30,000 युआन शायद उसकी 1 या 2 महीने की तनख्वाह के बराबर थे। वू गुआंगहुई ने आंखें घुमाईं और तांग शियू और युएकाई को तिरस्कार से देखा। उसे इन दोनों कायरों पर समय बर्बाद करने का कुछ अफसोस था। वह इन दोनों लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना ज्यादा पसंद करता। इस समय उसकी बेपरवाह निगाह तांग शियू और युएकाई पर पड़ी। जैसे ही वह मुड़कर दुकान में वापस जाने वाला था, अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। लगभग अगले ही पल उसने दोनों महिलाओं को छोड़ा, तांग शियू को पीछे छोड़ते हुए तेजी से कुछ ही मीटर दूर से गुजर रहे एक सुंदर जोड़े की ओर दौड़ पड़ा। भाई चू, वह आदमी और औरत रुक गए। जब उस आदमी ने वू गुआंगहुई को दौड़ते हुए देखा तो उसकी आंखों में घृणा की झलक दिखाई दी, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाकर कहा, ओह, ये छोटा वू है। क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कंपनी से निकाल दिया? वू गुआंगहुई ने कुछ उत्साह से कहा, भाई चू, मैंने हाल ही में कंपनी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे छुट्टी दे दी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे यहाँ मुलाकात होगी। ये सचमुच मेरे लिए सम्मान की बात है। ये भाभी ही होंगी, है ना? आप सचमुच किसी परी जैसी देवी हैं। वू गुआंगहुई ने चू युआन के बगल में बैठी महिला को देखा। उसका दिल ईर्ष्या से भर गया था, लेकिन फिर भी उसने बिना इसे दिखाए उसकी प्रशंसा की। चू युआन ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए जू यू के साथ अपने रिश्ते के बारे में कुछ भी बताने की जहमत नहीं उठाई। आज उसने खुद जू यू को सैर के लिए बुलाया था। जू यू अभी अभी दानव नगरी पहुंची थी और हालांकि तांग शियू उसे रोजमर्रा की जरूरत की कई चीजें और कपड़े खरीदने ले गया था, फिर भी उसने यहाँ आकर और कपड़े और कुछ गहने खरीदने का सुझाव दिया। वह तांग शियू को आकर्षित करना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को खूबसूरती से सजाया था। अचानक चू युआन का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसने अनजाने में 2 लोगों को उनकी ओर आते देखा, जिनमें से एक तांग शियू था। जब उसने अचेतन रूप से जू यू की ओर देखा तो पाया कि जू यू ने भी तांग शियू को देख लिया था और सीधे उसकी ओर बढ़ रही
थी। तुम यहाँ क्यों हो? तांग शियू को जू यू और चू युआन को देखकर थोड़ी बेबसी महसूस हुई। हालांकि पहले के अहंकारी और दबंग वू गुआंगहुई को अब चू युआन के सामने झुकते और गिड़गिड़ाते देख उसे हंसी भी आई और रोना भी आया। जू यू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, हाथ बढ़ाकर तांग शियू का हाथ पकड़ लिया और कहा, चू युआन ने मिलने के लिए कहा था और चाय की दुकान पर जाना उबाऊ था, इसलिए वह मुझे यहाँ कपड़े और गहने खरीदने के लिए ले आया। तांग शियू ने सिर हिलाया, पास आ रहे चू युआन की ओर देखा और कहा, कैसा रहा? क्या तुम उसे मनाने में कामयाब हुए? चू युआन ने सीधे सिर हिलाते हुए कहा, क्या तुमने उसका स्वभाव ठीक से नहीं देखा? एक बार जब वह किसी चीज का फैसला कर लेती है तो 10 बैल भी उसे रोक नहीं सकते। लेकिन तांग शियू, तुम हद से ज्यादा कर रहे हो, उसे अपनी रखेल बना रहे हो। मैं तैयार हूँ, जू यू ने असंतुष्ट होकर कहा। तांग शियू ने आश्चर्यचकित युकाई और अवाक वू गुआंगहुई की ओर देखते हुए हल्के से हंसा। तांग शियू ने वू गुआंगहुई की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम इस बच्चे को जानते हो? चू युआन ने सिर हिलाकर कहा, मैं उसके पिता को जानता हूँ। अतीत में हमारे बीच कुछ व्यावसायिक सहयोग रहे हैं। तांग शियू ने कहा, यह लड़का किसी काम का नहीं है। यह एक अभिमानी और दबंग नौजवान है। भविष्य में आपको इससे कम ही मेलजोल रखना चाहिए और इसका बाप जिसने ऐसे बेटे को पाला पोसा है वह भी शायद किसी काम का नहीं होगा। भविष्य में यदि संभव हो तो इससे सहयोग करने से बचें ताकि आपको पैसों का नुकसान न हो। चू युआन आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या इस बच्चे ने तुम्हें उकसाया? तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक मामूली सी बात है, उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। मैं आपको मिलवाता हूँ, ये मेरे विश्वविद्यालय के सहपाठी और भाई युकाई हैं। युकाई, ये चू युआन है, अब से आप इन्हें भाई चू कहकर बुला सकते हैं। युकाई ने झट से अपना हाथ बढ़ाया और कहा, नमस्कार भाई चू, मैंने आपका नाम बहुत समय से सुना है, आप दानव नगर के व्यापारिक क्षेत्र के दिग्गज हैं, घरेलू वित्तीय जगत में एक प्रभावशाली हस्ती हैं। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप बॉस तांग के मित्र होंगे। चू युआन ने अत्यंत विनम्रता का भाव अपनाते हुए युकाई से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई युकाई, मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम्हारे बॉस तांग की तुलना में मैं उनके जूते उठाने के भी योग्य नहीं हूँ। अध्याय 696 मूर्ख और धनी। युकाई को उम्मीद नहीं थी कि चू युआन तांग शियू की इतनी प्रशंसा करेगा। तांग शियू के अतीत के व्यवहार को याद करते हुए उसका दिल अचानक धड़कना बंद हो गया और उसे अंततः एहसास हुआ कि तांग शियू की पहचान शायद सरल नहीं थी। बॉस तांग, आप? युकाई ने अपना मुंह खोला, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। तांग शियू थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। चू युआन युकाई के सामने उसकी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहा था, जिससे युकाई को अजीब स्थिति का एहसास हो रहा था। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उन्होंने इसे छिपाने का फैसला नहीं किया और कहा, शेंग तांग ग्रुप मेरा है और बान रेस्टोरेंट भी मेरा ही है। मेरे पास बहुत पैसा है, जितना कि बहुत से लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन पैसा तो सिर्फ एक बाहरी चीज है। हम भाइयों के बीच दूसरे व्यक्ति की पहचान चाहे जो भी हो, जब तक हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं तब तक सब ठीक है। युकाई के चेहरे पर कुछ हैरानी के भाव थे। तांग शियू के अत्यंत शांत चेहरे को देखकर वह अचानक समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। दूसरी ओर उसके बगल में खड़ा वू गुआंगहुई 2 बार कांप उठा, उसकी आंखों में भय की चमक दिखाई दी। शेंग तांग समूह बायान रेस्टोरेंट। वू गुआंगहुई को दानव शहर के सबसे उच्च श्रेणी के रेस्टोरेंटों में से एक बायान रेस्टोरेंट के बारे में पता था और उसने सुना था कि यह मुख्य शाखा नहीं थी, बल्कि दानव शहर में खोली गई एक शाखा थी। अगर सिर्फ यही एक रेस्टोरेंट होता तो उन्हें हैरानी नहीं होती, लेकिन शेंग तांग ग्रुप का नाम उनके लिए बहुत ही प्रतिष्ठित था, विशेषकर इसलिए क्योंकि उसने 2 दिन पहले अपने पिता को यह कहते हुए सुना था कि शेंग तांग समूह ने शेंग तांग समूह के मुख्यालय और एक नियोजित औद्योगिक पार्क के निर्माण के लिए दानव शहर में एक बड़ा भूखंड खरीदा है। देश की शीर्ष 20 रियल एस्टेट कंपनियों में से लगभग सभी को शेंग तांग ग्रुप से निमंत्रण पत्र प्राप्त हुए थे और वे जल्द ही बोली लगाने वाली थीं। उनके परिवार के वान जियान ग्रुप की घरेलू निर्माण उद्योग में केवल मध्यम श्रेणी ही थी और शेंग तांग ग्रुप की बोली परियोजना में भाग लेने की कोई योग्यता नहीं थी। लेकिन उनके पिता ने यह भी कहा था कि अगर वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वे जीतने वाली बोली लगाने वाली समूह कंपनी के साथ सहयोग कर सकते हैं और भले ही उन्हें थोड़ा सा ही हिस्सा मिले, फिर भी वे बहुत पैसा कमा सकते हैं। थप्पड़। वू गुआंगहुई ने अचानक अपना हाथ उठाया और अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा। इस समय उनका अहंकारी और दबंग रवैया पूरी तरह से गायब हो गया था और उसकी जगह पछतावे से भरा चेहरा दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, बॉस तांग, मैं पहले भ्रमित था, मैं अंधा था और मांगताई को पहचान नहीं पाया था। अगर मैंने किसी भी तरह से आपको ठेस पहुंचाई हो तो कृपया इसे दिल पर न लें। तांग शियू ने घृणा से हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, जाओ लड़कियों का पीछा करो, यहाँ खुद को मूर्ख मत बनाओ। इस समय जियातोंग, जो उनके पीछे पीछे चल रही थी, पहले से ही अचंभित थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तांग शियू शेंग तांग ग्रुप का बड़ा बॉस है और ऐसा लगता था कि शेंग तांग ग्रुप के अलावा उसके अन्य व्यवसाय भी हैं। उसे याद आया कि उसने अभी अभी उसका मजाक उड़ाया था और उसे गालियां भी दी थीं। ये सोचकर वह अचानक घबरा गई और उसे इतना पछतावा हुआ कि उसकी आंतें हरी पड़ गईं। उसने उनकी तुलना की और अचानक पाया कि कई लोगों की नज़र में उत्कृष्ट माने जाने वाले वो गुआंगहुई वर्ग के मामले में तांग शियू से बहुत पीछे थे। तांग शियू ने अपना करियर खुद बनाया और एक बड़े समूह की कंपनी के असली नियंत्रक बन गए, जबकि वो गुआंगहुई एक धनी परिवार से थे, लेकिन वे दूसरी पीढ़ी के अमीर बच्चे थे, एक अय्याश युवा मालिक थे। थप्पड़। अचानक उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और उसे मारने वाला वू गुआंगहुई था। वू गुआंगहुई ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं और शी शियातोंग को थप्पड़ मारने के बाद उसने उसकी ओर इशारा करते हुए गाली दी, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम कुतिया, तुमने मुझे बहकाने पर जोर दिया। अगर मुझे पता होता कि आपको ये बात पता है, श्री यू, भला कौन हिम्मत करेगा आपकी एक उंगली को भी छूने की? यहाँ से चले जाओ और मुझे दोबारा कभी मत दिखना। शी शियातोंग थप्पड़ से स्तब्ध रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वू गुआंगहुई अचानक उस पर हाथ उठाएगा। ऐसा लग रहा था मानो सारा दोष उसी का हो, अपमान। लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोस जियातोंग जानती थी कि वह एक अच्छी महिला नहीं है, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि चापलूसी और खुशामद ऐसी स्थिति को जन्म देगी। इस क्षण उसे अचानक एहसास हुआ कि वह सचमुच हद से ज्यादा मूर्ख है। पता चला कि उनकी नजरों में वह सचमुच एक घमंडी औरत थी, एक ऐसी औरत जिसके साथ मर्द खिलवाड़ कर सकते थे। कुतिया। जब जियाओटोंग ने इस शब्द के बारे में सोचा तो उसका दिल ऐसे दुखने लगा जैसे सुई चुभ गई हो और उसके चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। उसने न तो विरोध किया और न ही गुस्सा किया, वह लड़खड़ाते हुए चली गई, मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। तांग शियू ये सब शांतिपूर्वक देखता रहा। उन्हें शी शियातोंग से कोई सहानुभूति नहीं थी। जो लोग दयनीय प्रतीत होते हैं उनमें कुछ न कुछ घृणास्पद गुण अवश्य होता है। आज की स्थिति और इसके परिणाम पूरी तरह से उसी की गलती के कारण हुए हैं। इसके अलावा वह अमीर परिवार के इस अय्याश बेटे वू गुआंगहुई को और भी ज्यादा नापसंद करता था और उसे दोबारा देखने में भी उसे आलस आता था। उन्होंने कहा, चू युआन, क्या तुम टहलना जारी रखोगे? या जू यू ने चू युआन के बोलने का इंतजार किए बिना सीधे कहा, हम अब और टहलने नहीं जा रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चू युआन ने अपना मुंह खोला और फिर उसके सुंदर चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने सिर हिलाया और आह भरी, जैसा कि उम्मीद थी, शादी करने वाली बेटी बिखरे हुए पानी की तरह होती है और लड़की का दिल बाहर की ओर मुड़ जाता है, क्योंकि तुम प्यारी यू दोस्ती से ज्यादा
प्यार को अहमियत देती हो, इसलिए मैं वापस चला जाऊंगा। तांग शियू, तुमने जो कहा था उसे याद रखना, हम किसी और दिन साथ में शराब पिएंगे। तांग शियू मुस्कुराई, सिर हिलाया और चू युआन को जाते हुए देखा। युए काई का मिजाज बहुत ही जटिल था। उसने तांग शियू के बगल में फूल की तरह खूबसूरत दिख रही जू यू को देखा, फिर तांग शियू को देखा और संकोच से पूछा, वह एहसान, क्या आप अब भी चाहती हैं कि मैं आपकी मदद करूं? तांग शियू ने एक पल सोचा, फिर अपना सिर हिलाकर कहा, रहने दो, मुझे लगता है कि अब तुम्हारा मूड नहीं है। चूंकि मेरी मुलाकात जू यू से यहीं हुई थी, इसलिए उसे मेरे साथ चलने दो। ठीक है। युए काई वाकई अच्छे मूड में नहीं थी। सहमति में सिर हिलाने के बाद वह कुछ ही कदम चला था कि अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। वह रुका, पीछे मुड़ा और जोर से पूछा, बॉस तांग, आप उसके लिए कपड़े तो नहीं खरीदने वाले हैं ना? नहीं। तांग शियू ने अपना सिर हिलाया और कहा, धिक्कार है। जवाब सुनकर यू काई को लगा कि वह अपना सिर दीवार से टकराकर मर जाना चाहता है। दूसरों से अपनी तुलना करने से वह और भी क्रोधित हो जाता था और पूरी तरह से आपा खो बैठता था। उसने लड़कियों को पटाने के कई उस्ताद देखे थे, लेकिन उसने कभी किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को नहीं देखा था जो अपनी प्रेमिका को किसी दूसरी महिला के लिए कपड़े खरीदने ले जा सके। तुम्हारा पैसा, हम स्टोर की महिला कैशियर अभी तक नहीं गई थी। उसने पूरे तमाशे की शुरुआत और अंत देखा था। वह वू गुआंगहुई से बहुत घृणा और तिरस्कार करती थी और यहाँ तक कि शीर्षयातों को भी बहुत तुच्छ समझती थी। उसे महिलाओं के बीच एक कलंक मानती थी। हालांकि पहले तो उसे यू काई के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन बाद में वह दिल से उसके लिए खुश थी। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि शेन तांग ग्रुप का बड़ा बॉस सिर्फ एक सुंदर लड़का होगा, लेकिन यू काई के लिए ऐसा भाई होना निश्चित रूप से कई जन्मों में अर्जित आशीर्वाद था। भाईचारा क्या है? शेन तांग ग्रुप के बड़े बॉस का उनके शब्दों में एक ही बात थी, जब आप भाई हों तो पैसे की बात मत करो। एक अमीर भाई भी भाई होता है और एक गरीब भाई भी भाई होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे सच्चा चरित्र, एक सच्चा पुरुष कहते हैं। युए काई स्तब्ध रह गया। उसने एक बार फिर तांग शियू की ओर देखा, लेकिन पाया कि तांग शियू ने बस उसे हाथ हिलाकर इशारा किया और जू यू के साथ चली गई। ये पैसे तुम अपने पास रखो, मुफ्त में दी गई चीजें बिखरे हुए पानी की तरह होती हैं। इसे वापस मांगना बेशर्मी होगी। दरअसल ये पैसा बॉस तांग ने लिया था। वैसे भी वह एक अमीर आदमी है, इसलिए इसे दिल पर मत लो। महिला कैशियर ने युए काई को जाते हुए देखा और तुरंत उसे रोकते हुए सिर हिलाकर कहा, नहीं, एक सज्जन व्यक्ति दान स्वीकार नहीं करता। यह मेरा पैसा नहीं है और मैं चाहे कुछ भी कह दूं, इसे नहीं ले सकता। इसके अलावा आपका भाई ऐसा व्यक्ति नहीं लगता जो किसी का कर्जदार हो। तुमने उससे पैसे उधार लिए थे क्योंकि तुम्हारे पास लड़कियों को पटाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, है ना? कुछ ऐसा है जो मैं हमेशा से कहना चाहता था, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए मैं इसे अपने अंदर दबाए हुए था। लेकिन अब मुझे इसकी परवाह नहीं है। किसी और के पैसे से अमीर होने का दिखावा करने वाला नौजवान असली मर्द नहीं होता। आप अभी भी युवा हैं, पढ़ाई के दौर में हैं या अपना व्यवसाय शुरू करने की अवस्था में हैं। अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी से आनंद के लिए लालची मत बनिए। जब आप पर्याप्त पैसा कमा लेंगे तो अभी जैसी दो महिलाओं की आपको निश्चित रूप से बहुतायत मिलेगी। कृपया ये पैसा वापस ले लीजिए। युए काई स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास भरी निगाहों से महिला कैशियर की ओर देखा और महसूस किया कि उसका चेहरा जल रहा है। वू गुआंगहुई द्वारा पहले ही अपमानित किया जा चुका था, जो काफी निराशाजनक था, और अब एक सेवा कर्मचारी भी उसे नीचा दिखा रहा था। तुरंत ही उसके दिल में क्रोध की लहर दौड़ गई। उसने हाथ बढ़ाया, 30,000 युआन की नकद राशि निकाली, उसे अपने कपड़ों की दूसरी जेब में रखा, फिर महिला कैशियर का हाथ पकड़ा और हर्म स्टोर की ओर चल पड़ा। दुकान के दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हुए जब महिला कैशियर ने संघर्ष किया तो यू काई ने उसका हाथ छोड़ दिया, फिर लापरवाही से अपने बगल में रखे 4 हम्स बैग उठाए, उन्हें सीधे काउंटर पर फेंक दिया और फिर अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर गहरी आवाज में कहा, मेरा कार्ड स्वाइप करो, मुझे ये 4 बैग चाहिए। महिला कैशियर के चेहरे पर एक अजीब सा भाव थम गया, फिर उसके चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। क्या मैंने अभी उसे गलत समझा? क्या वह लड़कियों को पटाने के लिए पैसे उधार नहीं ले रहा था? क्या उसके पास सच में पैसा है? अपने मन में अनगिनत बड़े बड़े सवालों के घेरे में वह एक पल के लिए हिचकिचाई और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली, सर, अगर मैंने अभी कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे दिल पर नहीं लेंगे, और मुझे चिढ़ाने के लिए आपको 4 ऐसे बैग खरीदने की जरूरत नहीं है जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इन 4 बैगों की कीमत 1 लाख से अधिक है। कार्ड स्वाइप करो। यू काई ने गुस्से भरे चेहरे से कहा, तुम। महिला कैशियर ने अपना मुंह खोला और यू काई को इतना अड़ियल देखकर उसे भी थोड़ी झुंझलाहट हुई। उसने सीधे टैग निकाले, रकम गिनी और कहा, इन 4 बोरियों का कुल योग 1,18,000 है। क्या आप वाकई कार्ड से भुगतान करना चाहते हैं? स्वाइप। यू काई ने दृढ़ता से कहा। अपने गुस्से के बावजूद महिला कैशियर हिचकिचाई और यू काई की ओर देखा। उसका ठंडा चेहरा देखकर उसने क्रेडिट कार्ड उठाया, उसे स्वाइप किया और जैसे ही बिल सामने आया उसे एहसास हुआ कि उसने यू काई को वाकई गलत समझा था। जो ग्राहक 1,18,000 रुपये निकाल सकता था, उसे किसी से पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं थी। युए काई ने महिला कैशियर को एक गहरी नजर से देखा और जाने के लिए मुड़ गई। महिला कैशियर स्तब्ध रह गई। 4 बैग अभी भी काउंटर पर ही थे, तो वह अचानक वहां से क्यों चला गया? कुछ पल के लिए अचंभित होने के बाद उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा, तुमने अभी तक अपने बैग नहीं लिए हैं। युए काई ने पीछे मुड़े बिना कहा, आज मेरा मूड खराब है। क्या सिर्फ मनोरंजन के लिए पैसे खर्च करना गलत है? मैंने सारे बैग तुम्हें दे दिए हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें ले लें, अगर नहीं चाहें तो इन्हें फेंक दें। मैं। महिला कैशियर को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और वह वहीं अवाक खड़ी रह गई। उसे अपने सहकर्मियों की ईर्ष्यालु निगाहों का जरा भी एहसास नहीं हुआ। कुछ ही क्षण पहले उसने युए काई को 30,000 युआन लौटाने पर जोर दिया था और अब कुछ ही मिनटों बाद उसे 1,18,000 युआन मूल्य के 4 हम्स बैगों का झटका लगा। आज क्या हो रहा है? क्या मैं भाग्यशाली था या फिर मुझे कोई अमीर बेवकूफ मिल गया? ये 4 थैले। अध्याय 697 सनी की दिव्य शक्ति गोल्डन ईगल शॉपिंग मॉल। तांग शियू जू यू का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे कपड़ों की कई दुकानों के पास से गुजरा। यहाँ की सभी कपड़ों की दुकानें विश्व प्रसिद्ध ब्रांडों की थीं। किसी ने एक बार कहा था कि यह अमीरों की खरीदारी की जगह है, जहाँ सबसे सस्ते अंडरवियर या मोजे की कीमत भी 4 अंकों में होती है। आप किसके लिए कपड़े खरीद रहे हैं? तांग शियू से यह जानने के बाद कि वह महिलाओं के कपड़ों का एक सेट खरीदना चाहता है, जू यू ने तुरंत उत्सुकता से पूछा। तांग शियू ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे कहा, ओयांग लुलू। जू यू ने ओयांग लुलू का नाम नहीं सुना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह नहीं जानती थी कि वह कौन है। उसने ओयांग लुलू और तांग शियू के रिश्ते के बारे में भी नहीं पूछा, बल्कि सीधे पूछा, उसकी उम्र कितनी है, उसके माप क्या है? तांग शियू ने सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वह तुम्हारी ही उम्र की होगी, 24 या 25 शायद। जहां तक उसके शारीरिक माप की बात है, मुझे पक्का पता नहीं है। जू यू ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, तुम्हें उसकी लंबाई तो पता ही होगी, है ना? और क्या उसका शरीर सुडौल है? उसकी आकृति कैसी है और उसका व्यक्तित्व कैसा है? तांग शियू जू यू के सवालों की बौछार से अवाक रह गया। काफी देर बाद उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा, क्या कपड़े खरीदने के लिए किसी के व्यक्तित्व को जानना जरूरी है? जू यू ने सहज भाव से कहा, बिल्कुल। एक बार जब मैं उसके व्यक्तित्व को समझ लूंगी तो मैं यह निर्धारित कर सकती हूँ कि उसे किस तरह के कपड़े पसंद आएंगे। तांग शियू ने इस बारे में सोचा और उसे लगा कि जू यू की बातें सही हैं।
उसके वर्णन के आधार पर जू यू उसे कई दुकानों में ले गई और अंत में एक सुंदर बाहरी वस्त्र चुना। इसके बाद वह तांग शियू को सीधे पास की एक अधोवस्त्र की दुकान पर ले गई और 3 अधोवस्त्रों के सेट खरीदे जो युवा सुडौल महिलाओं को पसंद आएंगे। आधे घंटे बाद दोनों गोल्डन ईगल शॉपिंग मॉल से बाहर निकले और मुख्य द्वार के बाहर खड़े हो गए। तांग शियू ने जू यू की ओर देखकर पूछा, कपड़े तो खरीद लिए, क्या आपको कुछ और चाहिए? जू यू एक पल के लिए हिचकिचाई और बोली, क्यों न हम मेरे घर चलें और थोड़ी देर बैठें। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। तांग शियू ने हैरानी से पूछा, क्या सवाल? जू यू ने कहा, ये सरनी संरचनाओं के बारे में है। तांग शियू ने उत्सुकता से पूछा, आप तो साधक नहीं है, फिर भी आपको सरनी संरचनाओं में इतनी दिलचस्पी क्यों है? जू यू ने कहा, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तांग शियू एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी जू यू के पीछे पीछे टॉमसन विला चला गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि विला पहले जैसा ही था, मेज पर रखे प्याले भी अपनी जगह से नहीं हिले थे। जू यू के शयन कक्ष में पहुंचकर तांग शियू ने चारों ओर नजर घुमाई और तुरंत उत्सुकता से पूछा, आप लोग कैसे खा रहे हैं? जू यू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यहाँ आने के बाद से मैं एरे डायग्राम पर शोध कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक कुछ खाया है। जब चू युआन ने मुझे बुलाया तो मैंने मूल रूप से बाहर कुछ खाने की योजना बनाई थी, लेकिन फिर मेरी मुलाकात तुमसे हो गई। तांग शियू ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, अपना फोन निकाला और मो आवू को फोन करके पास के किसी रेस्टोरेंट से कुछ खाना लाने को कहा। फिर उसने पूछा, तुमने जिन एरे डायग्राम्स का जिक्र किया था उनका क्या हाल है? जू यू ड्रेसिंग टेबल तक गई, दराज से सोने के धागे से बंधी पीली पड़ चुकी किताब निकाली और तांग शियू को देते हुए कहा, यह मुझे मेरी पूर्वज ने दी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं इस सरनी आरेख का गहन अध्ययन कर लूं तो मैं अमर खजाने की सरनी को समझने में आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने मूल रूप से इसे स्वयं समझने की योजना बनाई थी ताकि आप मुझे अपने लिए उपयोगी समझें, लेकिन अध्ययन करने के बाद निश्चित ज्योतिषीय तकनीकों का उपयोग करने के बावजूद मैं इसके रहस्य का केवल एक छोटा सा अंश ही समझ पाई। इससे आगे मैं इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाई। तांग शियू ने किताब उठाई, कुछ पन्ने पलटे और तुरंत मुंह से कोड़ ली। पहले पन्ने की सामग्री ने ही उसे काफी उलझन में डाल दिया था। षटकोणीय सरनी। तांग शियू ने इस तरह के सरनी निर्माण के बारे में कभी नहीं सुना था। इससे भी अधिक भ्रमित करने वाली बात यह थी कि जैसे जैसे वह सामग्री को अधिक से अधिक पढ़ता गया, उसकी भौहें एक नदी की तरह सिकुड़ती गईं, के आकार में सिकुड़ गईं। यह अत्यंत अस्पष्ट पैटर्न, जो देखने में बिल्कुल भी सरनी नहीं बना सकता था, वास्तव में एक अत्यंत सरल व्यवस्था थी। उसने एक बार अमर लोक में चुड़ैल कबीले के टोटेम का अध्ययन किया था और पाया था कि उन पर रेखांकित सरनी पैटर्न इन चुड़ैल कबीले के टोटेम के समान थे, लेकिन ये षटकोणीय सरनी और भी अधिक गहन थी। जू यू, मुझे इस षटकोणीय सरनी के बारे में अपनी समझ बताओ। तांग शियू ने 20 से अधिक पृष्ठों की सामग्री को पढ़ने में पूरे 2 घंटे बिताए। जू यू ने कहा, वास्तव में इस षटकोणीय संरचना के बारे में मेरी समझ बहुत ही सीमित है, लेकिन इसके विषय वस्तु के एक छोटे से अंश को भी समझने पर मैं इसकी विशालता और गहनता को महसूस कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए, बिंदुओं को आधार और रेखाओं को सहायक ढांचे के रूप में लेकर बनाई गई संरचना का सबसे बुनियादी ढांचा समग्र रूप से एक पैटर्न के रूप में दिखाई देता है, लेकिन जब इसे विभाजित किया जाता है तो इसमें अनेक आकृतियां समाहित हो जाती हैं। प्रत्येक आकृति के बीच की दूरी आधार बिंदुओं का वितरण। रुको, तांग शियू की आंखें अचानक चमक उठीं। हेक्साग्राम एरे के आरेख को फिर से खोलने के बाद उसने लगातार अपनी उंगली उस पर रगड़ी। उसकी आंखों में लहरें दिखाई देने लगीं। आधार बिंदु, एरे पैटर्न, मार्ग पैटर्न, संयोजन, स्थिरता के लिए त्रिभुज, पूरा एक भट्टी की तरह एक निरंतर प्रवाह। आध्यात्मिक शक्ति से निर्मित होने के बाद ये केवल एक साधारण सरनी संरचना नहीं रह जाती थी। फेंग शुई सरनी में आमतौर पर केवल एक ही सरनी नेत्र होता था, लेकिन षटकोण सरनी भिन्न थी। इसमें पूर्ण 6 सरनी नेत्र होते थे। प्रत्येक अतिरिक्त सरनी नेत्र के साथ शक्ति केवल 1 गुना नहीं बढ़ती थी। बार बार अतिक्रमण से सरनी की शक्ति दर्जनों या सैकड़ों गुना तक बढ़ सकती थी। तांग शियू ने उस गुफा के बारे में सोचा जहां पश्चिमी क्षेत्रों के दुष्ट भिक्षु औषधीय जड़ी बूटियों की खेती करते थे, जिसकी छत में आत्मा को दबाने वाला पत्थर और ठोस ड्रैगन आई जड़े हुए थे, जो पूरी तरह से एक षटभुज सरनी बनाते थे। स्विश स्विश स्विश। तांग शियू ने अपनी स्थानिक अंगूठी से 5 जेड पत्थर निकाले। उनके बीच की दूरी का अनुमान लगाने के बाद उन्होंने उन्हें षटभुज सरनी के 5 कोनों के अनुसार रखा। फिर उन्होंने एक बड़ा जेड पत्थर निकाला और उसे बिल्कुल केंद्र में रख दिया। यह सही नहीं है। सरनी पैटर्न को उकेरने के बाद तांग शियू ने पाया कि उनके द्वारा व्यवस्थित सरलीकृत षटकोणीय सरनी का कोई प्रभाव नहीं था और अवलोकन करने पर भी कुछ विसंगतियां थीं। ये षटकोण। अचानक तांग शियू का भाव बदल गया। उसने तुरंत अपने हाथ में रखी किताब फेंक दी और जू यू की ओर देखते हुए कहा, यह किताब तुम्हें उस बूढ़ी अंधी औरत ने दी थी? जू यू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैं उसके बहकावे में आ गया था। सही एरे डायग्राम मूल रूप से गलत है। हेक्साग्राम एरे क्या होता है? ये तो सरासर बकवास है। मैं आपके लिए एक बार फिर एरे डायग्राम बना देता हूँ और आप इसे खुद स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऐसा कहते हुए तांग शियू ने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक और जेड पत्थर निकाला और उन्हें 6 सममित दिशाओं में रखा, जिसमें केंद्र बिंदु था, और 6 जेड पत्थरों के बीच की दूरी बराबर की। फिर जब उसने अंतिम बड़े जेड पत्थर को बिल्कुल केंद्र में रखा तो उसके द्वारा लगातार सरनी पैटर्न की रूपरेखा तैयार की गई और तुरंत सक्रिय हो गई। बूम। मेज पर एक भयानक आभा बनी, एक छोटे बवंडर की तरह, जो तुरंत मेज से फिर फर्श से होकर गुजरी और बेहद तेज गति से नीचे की ओर बढ़ती रही। अरे नहीं! तांग शियू का भाव बदल गया। अराजक शक्ति का एक प्रवाह तुरंत जारी हुआ। लगभग तुरंत ही बवंडर को घेर लिया, उसे जबरदस्ती पीछे खींच लिया और सरनी गठन को अत्यंत तेज गति से ध्वस्त कर दिया। अभी अभी बने बवंडर के कारण जू यू 7-8 कदम पीछे हट गई। जब बवंडर थम गया तो उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। वह दौड़कर मेज के पास गई, मेज की सतह को देखा और फिर नीचे फर्श की ओर देखा। उसे फर्श में लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलाकार छेद साफ दिखाई दे रहा था, जिससे नीचे रहने वालों का घर दिखाई दे रहा था। ये जानना जरूरी है कि उसका बेडरूम एक डुप्लेक्स की दूसरी मंजिल पर था। उस क्षण भर में क्या वह कम से कम 2 मंजिलों को भेद गया था? तांग शियू ने कुछ अजीब तरह से अपने सिर के पीछे खुजली की और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैं भूल गया था कि आप एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं और मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सरनी संरचना स्थापित होते ही इतनी जल्दी अपनी शक्ति प्रकट कर देगी। सौभाग्य से मैंने इसे समय रहते हटा दिया, अन्यथा इस छेद को केंद्र मानकर ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में ये पूरी इमारत तूफान से नष्ट हो जाती। जू यू ने इससे पहले कभी भी किसी सरनी संरचना की शक्ति नहीं देखी थी। तांग शियू की बातें सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा और पहली बार उसे साधकों की भयावह शक्ति का एहसास हुआ। क्या आप मुझे खेती करना सिखा सकते हैं? जू यू की आंखों में कुछ उम्मीद थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तनाव था। तांग शियू ने कुछ देर सोचा और धीरे से कहा, हमारी साधना प्रणालियां अलग अलग हैं। दरअसल आपकी साधना प्रणाली के अनुसार यदि आप कोई सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी अन्य साधक से कमतर हैं। उदाहरण के लिए उस अंधी बुढ़िया को ही ले लीजिए। मैं उसकी शक्ति को अच्छी तरह जानता हूँ, यहाँ तक कि कुछ कुशल साधक भी शायद उसका मुकाबला न कर पाएं। जू यू ने कहा, मैं दोनों की खेती करना चाहता हूँ। तांग शियू को कानास में उसकी मदद करने वाली अंधी बूढ़ी औरत और उसके प्रति उसके सच्चे स्नेह की याद आ गई, इसलिए उसने सिर हिलाकर कहा, चूंकि तुम साधक बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक साधना तकनीक
सिखाऊंगा। दोहरी साधना वास्तव में आसान है। हालांकि मैं तुम्हारी साधना की स्थिति से पूरी तरह परिचित नहीं हूँ, लेकिन कोई समस्या नहीं होगी। मैंने कई लोगों को एक साथ कई तकनीकों का अभ्यास करते देखा है। कुछ लोग आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली बन गए, जबकि अन्य ध्यान भटकने के कारण पिछड़ गए। चूंकि तुमने यह मार्ग चुना है, तो भविष्य में और अधिक मेहनत करो। तांग शियू जानता था कि उसके सबसे करीबी साथियों की परिस्थितियां भी ज़ू यू जैसी ही थीं, जैसे कि उसकी शिष्या गुयान एर एक अमर साधिका थी, जिसके पास असाधारण शक्ति और अपेक्षाकृत उच्च साधना स्तर था। लेकिन बाद में वह सम्राट तियांजी की शिष्या बन गई। उसने भविष्यवाणियां और अनुमान लगाने की तकनीकें सीखीं और अंततः पृथ्वी की खोज की। अगर भविष्य में कोई अवसर मिलता है, तो मैं आपको शिक्षक ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। तांग शियू के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसे अचानक लगा कि ज़ू का साधक बनना कोई बुरी बात नहीं है। अगर गुयान उसका सही मार्गदर्शन कर सके, तो भविष्य में उसे अमरलोक में प्रवेश करने का अवसर भी मिल सकता है। ज़ू को तांग शियू के विचार समझ नहीं आए और उसने उत्सुकता से पूछा, किस तरह का शिक्षक? क्या कोई ऐसा शिक्षक जो मुझे साधना सिखाए? तांग शियू मुस्कुराया और बोला, वह तुम्हें साधना और ज्योतिष दोनों सिखा सकती है। और उसकी उपलब्धियां ऐसी हैं कि स्वर्ग की सूक्ष्म क्रियाएं भी उसे सीमित नहीं कर सकती। ज़ू ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम मजाक कर रही हो। भले ही कोई दिव्य ज्योतिषी बन जाए, मुझे डर है कि तांग शियू ने बीच में ही हाथ हिलाकर उसकी बात काटते हुए कहा, चीजों को अपनी नश्वर आंखों से मत देखो। बहुत सी चीजें तुम नहीं समझ पाओगे और नहीं जान पाओगे। जब तुम्हारी शक्ति उस स्तर तक पहुंच जाएगी, तभी तुम साधकों या यूं कहें कि अमर साधकों की क्षमताओं को समझ पाओगे। ज़ू ने आधा अधूरा समझते हुए सिर हिलाया और उत्सुकता से पूछा, तो आप मुझे साधना कब सिखाएंगे? तांग शियू ने उसे सुधारते हुए कहा, मैं तुम्हें जो सिखा रही हूँ वह कोई साधना तकनीक नहीं, बल्कि अमरता प्राप्त करने की साधना तकनीक है। लेकिन याद रखना, मेरी अनुमति के बिना तुम किसी को भी यह तकनीक निजी तौर पर नहीं सिखा सकती। मुझे याद है। ज़ू ने जोरदार ढंग से सिर हिलाया। अध्याय 698 परिणाम। ज़ू को साधक और अमर साधक के बीच का अंतर नहीं पता था, इसलिए उसने इसके बारे में नहीं पूछा। वह तांग शियू द्वारा अमर साधना की तकनीकें सिखाए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और भविष्य में एक शक्तिशाली हस्ती बनने की आशा रखती थी। उन्हें यह भी पता चला कि उनमें सरणी निर्माण में गहरी रुचि विकसित हो गई है और यदि उन्हें भविष्य में मौका मिला, तो वह निश्चित रूप से इसके बारे में सीखेंगी और गहराई से अध्ययन करेंगी। आपने अभी तक यह नहीं बताया कि आप मुझे कब सिखाएंगे? तांग शियू ने समय देखा और अचानक जैसे कुछ याद आने पर पूछा, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? क्या मैंने एवू को कुछ खरीदने के लिए नहीं कहा था? ज़ू मुस्कुराई और बोली, एवू बहुत समय पहले वापस आ गया था, लेकिन तुम उस किताब को पढ़ने में इतने मग्न थे कि तुमने उसकी बात नहीं सुनी। मुझे अब अचानक भूख नहीं लग रही। आप मुझे अभी क्यों नहीं सिखा देते? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, जल्दी नहीं है, पहले हम खाना खा लें, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। 1 घंटे बाद तांग शियू और ज़ू ने पेट भर खा पी लिया था। जब वे ज़ू के शयन कक्ष में लौटे, तो तांग शियू ने सीधे कहा, अपने कपड़े उतारो, मैं सबसे पहले आपको एक्यूपंक्चर बिंदुओं और मेरिडियन मार्गों की पहचान करना सिखाऊंगा। जब आप मेरी सिखाई हुई सारी बातें सीख लेंगे, तो मैं आपको खेती की तकनीक का व्यवहारिक तरीका बता दूंगा। उसके कपड़े उतार दें। ज़ू एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर चुपचाप अपने बाहरी वस्त्र उतार दिए। तांग शियू की निगाहों के सामने उसने अपनी भीतरी कमीज भी उतार दी। जब उसके पास केवल उसकी अंतर्वस्त्र ही बची थी, तो उसके गोरे चेहरे पर शर्म की लाली फैल गई और उसके कान के निचले हिस्से थोड़े लाल हो गए थे। बचपन से लेकर वयस्कता तक उसने कभी भी किसी पुरुष के सामने इतने कम कपड़े नहीं पहने थे। उनके मियाओ क्षेत्र में विशेष नियम थे कि जन्म लेने वाली कोई भी लड़की किसी पुरुष को अपना चेहरा या यहाँ तक कि अपना शरीर भी नहीं दिखा सकती थी, यहाँ तक कि अपने पिता जैसे बड़ों को भी नहीं। इसके अलावा वह अभी भी एक भोली भाली युवती थी, और भले ही उसने मानसिक रूप से खुद को तांग शियू को अपना पहला अनुभव और उसके बाद हर बार देने के लिए तैयार कर लिया था, फिर भी वह शर्म और घबराहट से भरी हुई थी। तांग शियू ने ज़ू के परिपूर्ण कोमल शरीर को देखा। इस तरह कपड़े उतार देना ही काफी था, लेकिन ज़ू के शर्माते और शर्मीले चेहरे को देखकर, अपने मजबूत आत्मनियंत्रण के बावजूद और कल और आज ओयांग लुलू के साथ काफी कुछ करने के बाद भी उसकी इच्छा फिर से जागृत हो गई। सब कुछ उतार दो। कभी कभी पहली बार का अनुभव दूसरी बार की इच्छा को जन्म देता है, और पहली बार का अनुभव दूसरी बार की इच्छा को जन्म देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई महिला धोखा देती है, तो एक बार धोखा देने के बाद वह स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र में अपनी झिझक छोड़ देगी, ये सोचकर कि दोबारा ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह पहले ही एक बार हो चुका है। उस समय तांग शियू की यही मानसिकता थी। चूंकि उसने ओयांग लुलू का शरीर धारण कर लिया था, इसलिए अब अगर वह ज़ू का शरीर भी धारण कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने सामने इतनी सुंदरता देखकर वह खुद को संयमित करने को तैयार नहीं था। क्या मैं इसे उतार नहीं सकती? वो मासिक धर्म का समय आ गया है। ज़ू की आवाज थोड़ी कांप उठी और उसके कान के निचले हिस्से और भी लाल हो गए। तांग शियू स्तब्ध रह गया और तुरंत ही मन असहाय होकर करा उठा। थोड़ी शर्मिंदगी और झुंझलाहट के साथ उसने अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को रगड़ा और कहा, अगर ऐसा है तो फिर इसे भूल जाओ। मैं आपको कुछ और बार सिखाने की कोशिश करूंगा, शायद आपको याद रह जाए। ज़ू ने चुपके से तांग शियू के हाव भाव को देखा और पाया कि वह थोड़ा निराश था, जिससे उसके दिल में तुरंत एक अलग भावना जागृत हुई। तांग शियू पहले एक सज्जन व्यक्ति की तरह व्यवहार करता था और उसे लगता था कि वह उसके प्रति आकर्षित नहीं है। अब उसके थोड़े निराश चेहरे को देखकर उसे एहसास हुआ कि वह काफी आकर्षक थी। समय बीतता गया। जैसे ही दोनों शिक्षण और अधिगम के माहौल में डूबे हुए थे, अचानक नीचे से एक चीख सुनाई दी। चीखने वाली महिला थी और आवाज का डेसिबल स्तर बहुत अधिक था। अरे नहीं, मैंने तो फर्श में छेद कर दिया और इसे ठीक करना भूल ही गई। तांग शियू अचानक बिस्तर से कूदी, ज़ू के कपड़े पकड़े और उसे फेंकते हुए बोली, जल्दी से कपड़े पहन लो, हमें इस समस्या को ठीक करना होगा और उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। ज़ू को भी पता था कि कुछ मामला है जिससे निपटना है, इसलिए उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और तांग शियू के पीछे कमरे से बाहर निकल गई। जब वे दोनों नीचे आए, तो उन्होंने देखा कि पायजामा पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी नीचे के कमरे से तेजी से बाहर निकल रहा था। उसके पीछे एक अस्त व्यस्त हालत में एक महिला थी। क्या आप इस आवाज के मालिक हैं? तांग शियू ने उन दोनों की ओर देखा और पूछा। उस व्यक्ति के चेहरे पर भय और क्रोध का मिलाजुला भाव था। तांग शियू और ज़ू को ऊपर से आते देख उसने तुरंत जोर से कहा, हाँ, यही मेरा घर है। आप कौन हैं? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, हम आपके ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं, हमें बेहद खेद है, एक छोटी सी दुर्घटना के कारण फर्श टूट गया। यदि इससे आपको कोई परेशानी हुई है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, चाहे जो भी मुआवजा देना पड़े मैं उसे स्वीकार कर सकता हूँ। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति का चेहरा तुरंत बहुत गुस्से से लाल हो गया और उसने क्रोध से कहा, मुआवजा? क्या आपको लगता है कि यह ऐसी चीज है जिसे पैसे से हल किया जा सकता है? मेरा घर बिल्कुल ठीक था और अचानक छत में एक छेद हो गया और वह छेद 2 मंजिलों तक फैला हुआ था। मेरे घर आकर देख लो, मेरा स्टडी रूम पहले से ही अस्त व्यस्त है और हमारा मास्टर बेडरूम ऐसा लग रहा है जैसे उसमें चोरी हो गई हो। तांग शियू को पता था कि वह गलत था और एक सूखी हंसी के बाद उसने जल्दी से कहा, भाई चिंता मत करो, चलो इस बारे में बात करते हैं। यह घटना वाकई मेरी गलती है, इसने आप लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। कैसा रहेगा अगर हम ऐसा करें? आपके परिवार को जो भी नुकसान हुआ है मैं उसकी 10 गुना
भरपाई करूंगा। अगर आपको इससे कोई परेशानी होती है तो मैं तुरंत मरम्मत करने वालों को बुलाऊंगा या मैं आपके घर में मौजूद सभी क्षतिग्रस्त सामान वापस खरीद लूंगा। तांग शियू के ईमानदार रवैये और विनम्र स्वभाव को देखकर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का गुस्सा काफी हद तक कम हो गया। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तांग शियू। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को स्पष्ट रूप से लगा कि यह नाम जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन एक पल के लिए भी उसे याद नहीं आया कि उसने इसे कहाँ सुना था। हालांकि अपने बालों को संवार रही महिला ने अचानक तांग शियू की ओर इशारा करते हुए कहा, तो तुम हो प्रसिद्ध दिव्य चिकित्सक तांग शियू। क्या आप स्टार सिटी में नहीं थे? आप मैजिक सिटी में कैसे आ गए? अपनी पत्नी के कहने पर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को तुरंत तांग शियू की पहचान याद आ गई और उससे भी कहीं अधिक जानकारी उसे याद आ गई। भाई तांग शियू, तो आप हैं? हाँ, अगर मुझे पहले ही याद होता कि आप हैं तो मैं अभी उस लहजे में बात नहीं करता। आपका नाम सचमुच पौराणिक है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, भाई और भाभी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे जानते होंगे, लेकिन मुझे इस घटना के लिए वास्तव में खेद है। एक दुर्घटना के कारण आप प्रभावित हुए हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हाथ हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, ये ड्रैगन राजा के मंदिर में उसके ही लोगों द्वारा बाड़ला देने का मामला नहीं है। हमें यहाँ विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या लोग यह नहीं कहते कि दूर के रिश्तेदार से पास का पड़ोसी बेहतर होता है? अरे, मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं यू क्विजिंग तियानचेंग समूह का अध्यक्ष हूँ। ये मेरी पत्नी वांग शियाओ यूए हैं। तियानचेंग समूह, तांग शियू इस समूह कंपनी को जानता था। मैजिक सिटी में बहुत कम लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। तियानचेंग समूह मुख्य रूप से कारों की बिक्री के बाद की सेवाओं से संबंधित था और यहाँ तक कि यांत्रिक पुर्जों की बिक्री में भी हाथ आजमाता था। अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय उन्होंने व्यापार जगत की कई दिग्गज हस्तियों के बारे में भी जाना था और उनके सामने मौजूद व्यक्ति उनमें से एक थे। 19 साल की उम्र से पहले यू क्विजिंग बिल्कुल कंगाल था, बस एक कार डीलरशिप में मरम्मत करने वाला था। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपनी खुद की एक छोटी मरम्मत की दुकान शुरू कर दी। अपनी अच्छी कुशलता और ईमानदार स्वभाव के कारण 2 साल से अधिक के अनुभव के बाद उन्होंने अंततः एक बड़ी कार मरम्मत की दुकान खोली। बाद में उन्होंने बैंक से एक बड़ा ऋण लिया और कई कार निर्माताओं के साथ साझेदारी की जिनकी चीन में बिक्री बहुत अच्छी नहीं थी। साथ ही कार 4 स्टोर के 3 ब्रांच स्थापित किए। क्योंकि वह ईमानदार और बहुत चतुर था, इसलिए उसका व्यवसाय लगातार बढ़ता गया और 10 साल से भी पहले उसने उच्च श्रेणी की कारों के क्षेत्र में भी कदम रखा। परिणामस्वरूप उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ा और उनकी वर्तमान संपत्ति कम से कम कई अरब डॉलर है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह टॉमसन विला में रहने का खर्च उठा सकता था, जो कभी मैजिक सिटी में और यहाँ तक कि पूरे देश में आवास की कीमतों के मामले में पहले स्थान पर था। तो ये भाई यूं हैं। आपको पहले न पहचान पाना मेरी गलती थी। वैसे मैंने एक बार आपकी वित्तीय पत्रिका के कुछ अंक पढ़े थे और आपके टीवी इंटरव्यू भी देखे थे। तांग शियू ने मुस्कुराते हुए कहा। यू क्विजिंग आश्चर्यचकित होकर बोला, भाई तांग भी मुझे जानते हैं? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, हम दोनों ही व्यापार में हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम व्यापारियों पर अधिक ध्यान देते हैं, खासकर भाई यूं जैसे सफल व्यापारियों के बारे में। बेशक मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। तांग शियू के शब्दों से यू क्विजिंग को बहुत अच्छा लगा। हालांकि उनके पास अरबों की संपत्ति थी, लेकिन वे तांग शियू की पहचान भी जानते थे। शेंग तांग ग्रुप के बड़े बॉस हालांकि अपेक्षाकृत कम चर्चित थे, लेकिन मैजिक सिटी के व्यापारिक जगत में उनके कई धनी मित्रों के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, जिनमें से भाई जिन शिंकुई ने कई बार भाई तांग का जिक्र उनसे किया था। आइए भाई तांग और ये वाले, चलिए अंदर बात करते हैं। जू यू मुस्कुराई और बोली, नमस्कार भाई यू। नमस्कार भाभी जी, मेरा नाम जू यू है। वांग शियाओ यूए मुस्कुराई और बोली, भाभी सचमुच बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल परी जैसी। भाई तांग शियू सचमुच भाग्यशाली हैं कि उन्हें इतनी सुंदर पत्नी मिली है। तांग शियू ने जू यू के साथ अपने रिश्ते के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। यू क्विजिंग के घर में प्रवेश करने के बाद वह सबसे पहले यू क्विजिंग के अध्ययन कक्ष में गया और देखा कि सरनी द्वारा सक्रिय बवंडर जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ता गया और भी अधिक शक्ति उत्पन्न करता गया और उसने अध्ययन कक्ष को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। यू क्विजिंग तांग शियू के सामने खड़ा था। छत में बने छेद की ओर देखते हुए उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, भाई तांग, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि आपने ये कैसे किया। ऐसा छेद बनाने के लिए आपको पता है यह मेरे घर की पहली मंजिल है। जब तांग शियू नीचे आया तो उसने पहले ही इस समस्या के बारे में अपने मन में सोच लिया था और जवाब देने की योजना बना ली थी। इसलिए उसने एक सूखी हंसी हंसते हुए कहा, जिस प्रयोगशाला को मैं तैयार कर रहा हूँ उसमें हमने हाल ही में एक विशेष तकनीकी उत्पाद विकसित किया है। यह उत्पाद कुछ हद तक सेना से संबंधित है और मैं इसके बारे में विशिष्ट जानकारी का खुलासा नहीं करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं ऊपर जू यू को इसकी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। फिर मुझे याद आया कि हम ऊपर की मंजिल पर थे, इसलिए यू क्विजिंग के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तांग शियू सेना से जुड़े होंगे और तुरंत ही आगे सवाल पूछने की उनकी इच्छा समाप्त हो गई। तांग शियू ने कहा, भाई यू, मैंने आपको जो बताया और यह आकस्मिक समस्या, मुझे आशा है कि आप इसे मेरे लिए गुप्त रखेंगे। आखिरकार इस तकनीकी उत्पाद का सेना के साथ कुछ सहयोग है और हमारा शेंग तांग समूह इसे सार्वजनिक नहीं कर सकता। अगर यह बात बाहर फैल गई तो बहुत परेशानी होगी। मैं समझता हूँ, चिंता मत करो। यू क्विजिंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। अध्याय 699 अलौकिक घटनाएं। तांग शियू को एहसानमंद होना पसंद नहीं था। यू क्विजिंग के घर को नुकसान पहुंचाने और उसकी कई चीजें नष्ट करने के बाद तांग शियू ने मुआवजा देने पर जोर दिया। चूंकि काफी देर हो चुकी थी, इसलिए संक्षिप्त बातचीत के बाद उन्होंने तुरंत संपत्ति प्रबंधन के रखरखाव कर्मचारियों को बुलाया, जिन्होंने राजमिस्त्रियों से संपर्क किया। दीवार में बने छेद को भरने में 2 घंटे का समय लगा। आधी रात हो चुकी थी। तांग शियू टॉमसन रिवेरा विला क्षेत्र से निकल गया। हालांकि जुयू चाहती थी कि वह रुके, लेकिन ओयांग लुलू अभी भी घर पर थी। तांग शियू ने जुयू के साथ कुछ पल बिताए, फिर विला क्षेत्र के गेट से बाहर निकल गया। अपने निवास पर लौटकर तांग शियू ने देखा कि दूसरी मंजिल के शयन कक्ष की बत्ती जल रही थी, जिससे संकेत मिला कि ओयांग लुलू जाग चुकी थी। जब वह ऊपर गया तो उसने देखा कि ओयांग लुलू तकिए के सहारे लेती हुई एक फैशन पत्रिका में मग्न थी। पलंग के पास वाली मेज पर खजूर और कमल के बीच के सूप का आधा भरा हुआ कटोरा रखा था। क्या तुम्हें पर्याप्त नींद आए? तांग शियू मुस्कुराते हुए बिस्तर की ओर चले और ओयांग लुलू को देखा, जिसने एक सफेद कमीज पहनी हुई थी। उसकी बाहें कमल की जड़ों की तरह सफेद और चिकनी थीं। वह हंसा। उसकी निगाहें उसकी कॉलरबोन के नीचे की गोरी त्वचा और उसके भरे हुए स्तनों के बीच की दरार पर टिकी रहीं। उसी समय उसने लापरवाही से उसके लिए खरीदे हुए कपड़े पास में रख दिए। ओयांग लुलू को लगा था कि तांग शियू आज रात नहीं लौटेगा, इसलिए जब वह इतनी देर से लौटा तो वह आश्चर्यचकित रह गई और खुशी से झूम उठी। वह बिस्तर पर बैठ गई और खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, मैंने खूब नींद ली और बहुत गहरी मीठी नींद ली। मैं कह सकती हूँ कि यह मेरे जीवन की सबसे लंबी और आरामदायक नींद है। तांग शियू ने दीवार पर लगी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी की ओर इशारा करते हुए हंसते हुए कहा, अभी तो रात के 12:30 ही बजे हैं। अगर तुम इसी तरह जागते रहे तो शायद दिन में फिर से थक जाओगे। ओयांग लुलू ने शरारती अंदाज में कहा, तो क्या हुआ? मैं दिन में सोती रहूंगी। आज तुमने क्या किया? इतनी देर से वापस क्यों आए? तांग शियू ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैं अपनी आधिकारिक प्रेमिका के साथ उसकी कंपनी गया था, फिर अपनी प्रेमिका से उसके घर पर मिला। खैर, आज मैंने कोई खास काम नहीं किया, बस इधर उधर के बदमाशों से ही सामना होता रहा।
छोड़ो, इस बारे में बात न करें। मैं पहले नहाऊंगा, फिर मुझे सोना है। उस रात तांग शियू ओयांग लुलू को अपनी बाहों में लेकर सो गया। हालांकि उसकी बाहों में उसका चिकना नाजुक शरीर उसकी इच्छाओं को जगा रहा था, फिर भी उसने खुद को रोक लिया, ये सोचकर कि ओयांग लुलू ने अभी अभी अंतरंगता का अनुभव किया था और वह उसे पहले ही 2 बार परेशान कर चुका था। सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण पर्दों के बीच से कमरे में आए, तांग शियू नींद से जाग गया। उसके हिलते ही उसकी बाहों में एक शांत बिल्ली के बच्चे की तरह गहरी नींद में सो रही ओयांग लुलू चौंककर जाग उठी। नींद से भरी आंखें खोलकर उसने पूछा, कितना समय हो गया है? तांग शियू ने समय देखा और हंसते हुए कहा, 8:10 हो गए हैं। ओयांग लुलू ने अपनी बाहों का सहारा लेकर खुद को उठाया और बैठ गई। ये देखकर कि तांग शियू पहले ही बिस्तर से उठ चुकी है और अच्छे से कपड़े पहन चुकी है, वह मुस्कुराई और बोली, आज रविवार है, तुम क्या करने वाली हो? तांग शियू ने कहा, अभी फैसला नहीं हुआ है। ओयांग लुलू ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ पैराडाइज माउंटेन विला चलना चाहोगे? तुम वहां बहुत दिनों से नहीं गए हो। मेरे सभी भरोसेमंद साथियों को लगा कि हमारा झगड़ा हो गया है और तुमने मुझे छोड़ दिया है। खांसी खांसी। तांग शियू ने 2 बार खांसा और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, आपके अधीनस्थ सचमुच उन चीजों में दखल दे रहे हैं जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमेशा बेकार की चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि आज मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगा। ये लीजिए, ये वो कपड़े हैं जो मैंने कल आपके लिए खरीदे थे, इन्हें पहनकर देखिए कि ये फिट होते हैं या नहीं। ओयांग लुलू ने हैरानी भरे भाव दिखाए, कपड़े उठाए और उन्हें गौर से देखा, फिर अविश्वास भरी नजरों से उसने पूछा, आपने ये मेरे लिए खरीदे हैं? हाँ, तांग शियू ने सिर हिलाया। ओयांग लुलू ने अविश्वास से कहा, आपका स्वाद अद्भुत है ना? अंडरवियर और आउटरवियर दोनों ही स्टाइल और रंग मुझे बहुत पसंद है। डार्लिंग, मुझे लगता है कि आपको एक कपड़ों की फैक्ट्री खोलनी चाहिए, यह व्यवसाय निश्चित रूप से शानदार होगा। तांग शियू को मन ही मन थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कपड़े तो खरीद लिए थे, लेकिन यह नहीं बताया कि उसने उन्हें खुद चुना था। हालांकि ओयांग लुलू का चेहरा देखकर वह ज़ुएयू का जिक्र नहीं करना चाहता था। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, जल्दी पहन लो, नाश्ते के बाद हम पैराडाइज माउंटेन विला चलेंगे। ठीक है। ओयांग लुलू झट से उठी और फटाफट अपनी अंडरवियर उतार दी। तांग शियू की इस बेबाक हरकत को देखकर उसका गला सूख गया और आंखें चौड़ी हो गईं, उसके पेट में जैसे आग सी लग गई। हालांकि उस इच्छा को पूरी तरह से फिर से भड़कने से रोकने के लिए वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। बॉस, पहली मंजिल पर सीढ़ियों के नीचे मो अवू चुपचाप खड़ा था, उसके हाथ में दस्तावेजों का एक ढेर था। तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो? क्या कुछ गड़बड़ है? मो अवू ने दस्तावेज सौंपते हुए कहा, मिनान जिले में एक अलौकिक घटना घटी। एक नाइट क्लब में काम करने वाली 4 महिलाओं की हत्या कर दी गई और उनकी मौत रहस्यमय थी। मुझे सुबह 4 बजे खबर मिली और मैं तुरंत मौके पर पहुंचा, लेकिन पुलिस ने इलाके को पहले ही सील कर दिया था, इसलिए मैं घटनास्थल नहीं देख सका। तांग शियू ने हैरानी से पूछा, एक आपराधिक मामले का हमसे क्या लेना देना है? आपने मुझे पहले कभी इस तरह की जानकारी नहीं दी है। मो अवू ने कहा, अगर यह कोई सामान्य आपराधिक मामला होता तो खुफिया जानकारी मिलने पर भी मैं आपको परेशान नहीं करता, लेकिन इस बार मामला अलग है। चारों पीड़ितों के शवों से सारा खून पूरी तरह से निकल चुका था और घटनास्थल की तस्वीरों में संघर्ष के व्यापक निशान दिखाई देते हैं। मैंने इस तरह के संघर्ष के निशान पहले भी देखे हैं। ये किसी पराई जाति, एलियन रेसेस, एक्सोटिक रेस के हैं, विदेशी नस्ल। तांग शियू ने पृथ्वी पर लौटने के बाद से यह शब्द कभी नहीं सुना था। उसने उत्सुकता से पूछा, विदेशी नस्ल क्या होती है? उनमें क्या खास बात है? मो अवू ने कहा, दुनिया में कई विशेष प्रजातियां हैं, जैसे बुद्धिमान और खूंखार जानवर, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो गैर मानव या अर्ध मानव हैं, जैसे रक्त चमगादड़ जो मानव रूप धारण कर सकते हैं, जिन्हें पिशाच भी कहा जाता है। ऐसे आधे जानवर भी हैं जिनमें मानव और जानवर दोनों का रक्त होता है, और दानव मानव जो विशेष तकनीकों का अभ्यास करते हैं। सबसे आम और अनोखी प्रजाति सच्चे इंसान हैं जिनके पास विशेष क्षमताएं होती हैं। तांग शियू ने अपने हाथ में मौजूद तस्वीरों में दृश्य का अवलोकन किया और संघर्ष के कई असामान्य संकेत देखे, जैसे दीवारों में दरारें, छिड़के गए फॉस्फोरेसेंट पाउडर से दिखाई देने वाले पंजे के निशान और कुछ पंख और फर सहित मांस के टुकड़े। क्या आपका मतलब है कि नाइट क्लब की 4 लड़कियों का हत्यारा नुकीले पंजों और पंखों वाली कोई विदेशी प्रजाति है? तांग शियू ने धीरे से पूछा। मो अवू ने सिर हिलाया और कहा, यह सही होना चाहिए। इन दस्तावेजों और तस्वीरों से मैं यह निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि कम से कम एक आधा जानवर, एक पंख वाला प्राणी और एक पिशाच ने युद्ध में भाग लिया था। तांग शियू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये सब बातें तो सिर्फ पश्चिमी पौराणिक कथाओं में ही होनी चाहिए, है ना? ये हमारे हुआशिया देश में कैसे आ गईं? जहां तक मुझे पता है, हुआशिया में साधकों की संख्या भी बहुत कम है और विशेष क्षमताओं वाले तो और भी दुर्लभ हैं। अगर ये चीजें सचमुच विदेश में मौजूद हैं, तो मैंने इनके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? मो अवू ने कहा, ये अनोखी नस्लें विदेशों में बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन ये सचमुच दुनिया में मौजूद हैं। एक बार युद्ध के मैदान में मेरा उनसे सामना हुआ और मैंने खुद देखा कि आधे जानवर ने कई भाड़े के सैनिकों का कत्लेआम किया। एक प्राचीन किले में एक हत्या के दौरान मेरा सामना एक पिशाच से भी हुआ। मेरे 4 साथियों में से 3 उस पिशाच के हाथों मारे गए, सिवाय मेरे और एक अन्य के। फिर मैंने और उस अन्य साथी ने ग्रेनेड से उसे घायल कर दिया और हत्या को अंजाम देने के बाद हम सफलतापूर्वक भाग निकले। तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या ये सब चीजें बुरी हैं? मो अवू ने सिर हिलाते हुए कहा, हमारे 100 हर्ब्स रेस्टोरेंट ने एक गुप्त जांच की और कुछ लोगों ने तो ब्लैकविंग संगठन से इस बारे में खुफिया जानकारी भी हासिल की। हालांकि मिली जानकारी अधूरी थी, लेकिन उससे हमें यह निष्कर्ष निकालने में मदद मिली कि इनमें से कुछ विचित्र जीव बेहद दुष्ट हैं, जबकि अन्य अत्याचार नहीं करते या अंधाधुंध निर्दोषों की हत्या नहीं करते। वास्तव में अगर कुछ विदेशी देशों में फैली अराजकता न होती, तो ये विचित्र जीव साधकों से भी बेहतर तरीके से छिप सकते थे। आम लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि कई प्रभावशाली और शक्तिशाली लोग भी इनके अस्तित्व से अनभिज्ञ हैं। तांग शियू ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से पूछा, आपकी वर्तमान साधना के साथ यदि आपको युद्ध के मैदान में देखे गए उस अर्ध पशु और प्राचीन महल में मिले उस पिशाच का फिर से सामना करना पड़े, तो क्या आप उन्हें हरा पाएंगे? मो अवू एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोला, मुझे नहीं पता। युद्ध के मैदान में मैं उस आधे जानवर से बहुत दूर था और उसे उच्च क्षमता वाले दूरबीन से देखा था। उसकी गति बहुत तेज थी, उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी और वह मारने की कला में माहिर था। उसने सचमुच आधे मिनट में ही दर्जनों पूरी तरह से हथियारों से लैस भाड़े के सैनिकों का संहार कर दिया। जहां तक उस पिशाच की बात है, शायद मैं उसे अपनी पूरी ताकत से मार सकता हूं। तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा, तो वे वास्तव में उन काफी मजबूत मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों से भी अधिक शक्तिशाली हैं? मो अवू ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा होना ही चाहिए। आखिरकार उनकी बुद्धि आमतौर पर मनुष्यों जैसी ही होती है और कुछ विलक्षण जीव तो मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान होते हैं। गति और शक्ति के मामले में और आक्रमण विधियों के मामले में वे वास्तव में कई मध्यम स्तर के खूंखार जानवरों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। यह सुनकर तांग शियू की आंखें चमक उठीं। उसे साधना के लिए विभिन्न दुर्लभ प्राकृतिक खजानों की आवश्यकता थी। यदि वह कुछ पिशाचों और अर्ध पशुओं को मारकर उनके शरीर से प्राप्त सामग्री का उपयोग साधना के लिए कर सके, तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन विलक्षण प्राणियों में अपार शक्ति होती है और उनकी अपनी साधना प्रणालियां भी होनी चाहिए। साधना कर चुके विलक्षण प्राणियों के शरीर और भी मजबूत होते हैं और उनके शवों से प्राप्त सामग्री
और भी बेहतर होती है। आवू मोदू में 100 हर्ट्ज रेस्टोरेंट द्वारा स्थापित हमारा खुफिया नेटवर्क अब तक किस हद तक पहुंच चुका है? तांग शियू ने तुरंत पूछा। मोवू ने कहा, ये राष्ट्रीय खुफिया संगठन से कम कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि मैं यह नहीं कह सकता कि यह पूरे मोदू को कवर करता है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में हमारे खुफिया कर्मी मौजूद हैं। युवा बॉस को पता था कि आप मोदू में रहते हैं, इसलिए खुफिया नेटवर्क के विस्तार के लिए पहला क्षेत्र मोदू ही चुना गया। इसी वजह से मुझे खुफिया जानकारी मिली और मैं कल रात उस अजीबोगरीब जीव की हत्या की घटना स्थल पर बहुत कम समय में पहुंच सका। तांग शियू ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर तुरंत लोगों को भेजकर उन विचित्र प्राणियों की जांच करवाओ, चाहे वे पिशाच हों, आधे जानवर हों या पंखों वाले प्राणी हों। मोदू में प्रकट होने के बाद से ही वे हमारे देशवासियों के लिए खतरा हैं। उन्हें ढूंढो और मैं स्वयं उनसे निपटूंगा। मैं इसका तुरंत इंतजाम कर दूंगा। मोरवू सहमत हो गया और जाने के लिए मुड़ गया। अध्याय 700 हान जिंटों का संकट। मोदू के होंग जिले में स्थित जिनबाई होटल मुश्किल से 3 सितारा होटल है। इसकी ऑक्यूपेंसी दर आमतौर पर कम रहती है और हाल ही में कारोबार विशेष रूप से खराब रहा है क्योंकि कम मेहमान ठहर रहे हैं। कागज की तरह पीले पड़े चेहरे, मुंह के कोनों पर अभी भी खून के धब्बे और घावों से लथपथ हान जिंटोंग 7वीं मंजिल के एक अतिथि कक्ष के कोने में धंसा हुआ बैठा था और सुई धागे से अपने भयानक घावों को सिल रहा था। उससे 4 या 5 मीटर की दूरी पर लंबे सुनहरे बालों वाली एक श्वेत महिला, जो घावों से ढकी हुई थी, खून से सने और फटे हुए काले वस्त्र पहने बैठी थी। प्रोफेसर जाइए। उस श्वेत महिला की आंखों की पुतलियां लाल थीं और उसके पतले नुकीले नाखूनों वाले हाथ एक टूटे हुए कांस्य दर्पण को सहला रहे थे जिसे उसने अपनी बाईं छाती से निकाला था। हान जिंटोंग ने हठपूर्वक अपना सिर हिलाया और कहा, सेंट जेना, हालांकि मुझे नहीं पता कि वे तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं। तुम एक समय मेरे सबसे अच्छे छात्र और कई वर्षों तक मेरे अभ्यास साथी थे। इस स्थिति में मैं खांसी मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। सेंट जेना का चेहरा निराशा से भरा हुआ था और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, प्रोफेसर, आपने मेरी काफी मदद कर दी है। अब आप गंभीर रूप से घायल हैं और यदि आप मेरे साथ रहना जारी रखते हैं तो आपके जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। मैंने खोपड़ी का बैच पहले ही उस आवासीय भवन की तिजोरी में रख दिया है जहां हम कल मिले थे, वही भवन जहां मैं छिपा हुआ था। मुझे उम्मीद है कि एक बार जब आप सुरक्षित हो जाएं तो आप उस खोपड़ी के बैच को साल्डेबर्ग तक पहुंचाने में मेरी मदद कर सकते हैं और इसे मेरे भाई को व्यक्तिगत रूप से सौंप सकते हैं। यह मेरे इकलौते रिश्तेदार के भविष्य से जुड़ा मामला है कि वह जीवित रहेगा या मर जाएगा। हान जिंटोंग ने गहरी आवाज में कहा, मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर आप अपने भाई को स्कल बैच देना चाहते हैं तो इस संकट के टलने तक इंतजार करें, फिर आप खुद जा सकते हैं। सेंट जेना ने कड़वाहट से कहा, प्रोफेसर, मेरा पीछा करने वाला ग्रफ बेयर है जो डाक क्लब का स्वर्ण पदक विजेता हत्यारा है। हालांकि उसकी पीछा करने वाली टीम में केवल 5 सदस्य हैं, लेकिन वे सभी रजत पदक विजेता कुलीन वर्ग के हैं, जिनमें 2 आधे ओर्क, एक रक्त संबंधी और 2 पंखों वाले मानव शामिल हैं। कल रात केवल एक आधा ऑक, एक ब्लडकिन और एक पंख वाले मानवाकृति ने हम पर हमला किया। रजत पदक जीतने वाले अन्य 2 हत्यारे उपस्थित नहीं हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रफ बेयर स्वयं अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह पहले ही मोदू पहुंच चुका है। अगर ग्रफ बेयर कल रात प्रकट हो जाता तो हम दोनों में से किसी के पास भी भागने का मौका नहीं होता। हान जिंटोंग ने भौहें चढ़ाकर कहा, मुझे बताओ, वे तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? सेंट जेना ने अचानक एक भयंकर भाव प्रकट किया और कहा, डाक क्लब के शैडो डिवीजन ने एक मीट ग्राइंडर फैक्ट्री स्थापित की है जिसके सदस्य गुप्त रूप से दुनिया भर से आम इंसानों को पकड़ते हैं, उनका मांस और खून खाते हैं, उनकी आत्माओं को खा जाते हैं और यहाँ तक कि बड़ी संख्या में आम लोगों का इस्तेमाल जीवित प्रयोगों के लिए करते हैं ताकि गुप्त रूप से उच्च प्रदर्शन वाले हथियारों पर शोध किया जा सके। और मुझे गलती से मीट ग्राइंडर फैक्ट्री का सटीक स्थान पता चल गया। सटीक निर्देशांक वाला नोटबुक खोपड़ी के बैच के अंदर छिपा हुआ है। हान जिंटोंग का चेहरा बदल गया और उसने गुस्से से कहा, मैं हमेशा से जानता था कि डाक क्लब एक अच्छा संगठन नहीं है, इसीलिए मैंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि विदेश से लौट आया हुआशिया में अपने सुनहरे दिन बिताने की तैयारी कर रहा था। मुझे उनसे इतनी अहंकारी होने की उम्मीद कभी नहीं थी। वे इतनी हिम्मत करके आपका पीछा करते हुए हुआशिया तक आ जाएंगे और हुआशिया में आम लोगों की हत्या भी कर देंगे। सेंट जेना ने कहा, प्रोफेसर, आपको फिर भी चले जाना चाहिए। दुश्मन बेहद शक्तिशाली है। एक बार जब वे हमें यहाँ तक ट्रैक कर लेंगे तो मैं उन्हें यहाँ से भगा दूंगा और आपको भागने का समय मिल जाएगा। हान जिंटोंग ने दांत पीसते हुए कहा, सेंट जेना, अब आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने ही छात्र की रक्षा नहीं कर सकता तो मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है। हालांकि हमारी संयुक्त शक्ति उन हथियारों से निपटने के लिए काफी नहीं है, इसलिए लगता है कि मुझे अपने पुराने दोस्तों से ही मदद मांगनी पड़ेगी। इसके साथ ही वह दोनों हाथों से दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश करने लगा। अपना फोन उठाया जिसकी बैटरी निकल गई थी, बैटरी को वापस लगाया और पाया कि फोन अभी भी इस्तेमाल करने योग्य है और मन ही मन राहत की सांस ली। जैसे ही उसकी उंगली डायल बटन दबाने ही वाली थी, उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और उसकी नजरें एक बार फिर सेंट जेना पर टिक गईं। मेरे 2 पुराने दोस्तों में मेरे जैसी ही ताकत है और चूंकि सेंट जेना और मैं मिलकर भी 3 हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन 2 पुराने दोस्तों से मदद मांगना शायद बहुत प्रभावी नहीं होगा और इससे वे खुद भी फंस सकते हैं। लेकिन अगर मैं उनसे मदद नहीं मांगूंगा तो मैं मौजूदा संकट का समाधान कैसे कर पाऊंगा? हान जिंटोंग के चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे और लंबे समय तक चुप्पी के बाद अचानक उसके मन में तांग शियू का चेहरा उभर आया। उससे मदद मांगो, क्या वह मानेगा? उनकी पहचान और क्षमता को देखते हुए उन हथियारों से निपटना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर वह मान जाता है तो मुझे कितना भुगतान करना होगा? उसने सोचा। वह हिचकिचाया। हान जिंटोंग ने बुरी तरह घायल सेंट जेना को देखा। आखिरकार उसने दांत पीसकर तांग शियू का फोन नंबर डायल किया। पैराडाइज क्लब। तांग शियू और ओयांग लुलू अभी पहुंची थीं और कार से बाहर भी नहीं निकली थीं कि उन्होंने उसके फोन की घंटी सुनी। उसने फोन निकाला, कॉलर आईडी देखी, जवाब दिया और कहा, आप मुझे ढूंढ रहे हैं? हान जिंटोंग ने कुछ उत्सुकता के साथ कहा, श्रीमान तांग, क्या मैं आपसे एक मदद मांग सकता हूँ? या यूं कहें कि आपकी मदद के बदले मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? कोई दिलचस्पी नहीं। तांग शियू ने बात करने के तुरंत बाद फोन काट दिया। अगर हान जिंटोंग ने वह आखिरी बात न कही होती तो शायद वह इस पर विचार करता, लेकिन हान जिंटोंग ने वास्तव में पूछा कि उसकी मदद के लिए उसे क्या कीमत चुकानी होगी, जिससे उसे थोड़ी घृणा हुई। तांग शियू, वह कौन था? ओयांग लुलू पहले ही कार से बाहर निकल चुकी थी और बाहर निकलते हुए तांग शियू को उत्सुकता से देखते हुए पूछा। तांग शियू ने उदासीनता से कहा, एक महत्वहीन व्यक्ति जिसे मेरी मदद चाहिए। ओयांग लुलू ने आगे कुछ नहीं पूछा बल्कि कुशलतापूर्वक तांग शियू के हाथ में अपना हाथ डालकर मुस्कुराते हुए कहा, आज से आप हमारे पैराडाइज क्लब की मालकिन हैं। आप हमारे व्यवसाय के साथ जो चाहें कर सकते हैं, जैसे चाहें खेल सकते हैं, जैसे चाहें मस्ती कर सकते हैं। वैसे भी यहाँ निवेश किया गया सारा पैसा मैंने खुद कमाया है, इसलिए अगर ये सब खत्म भी हो जाए तो कोई बात नहीं। सबसे बुरी स्थिति में मैं अपने परिवार से फिर से दहेज की रकम मांग लूंगी। मालकिन। तांग शियू ने ओयांग लुलू का भाषण व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सुना, लेकिन उसका मूड काफी जटिल था क्योंकि उसने वास्तव में कुछ नया देखा था। बेटी की शादी हो जाना बिखरे पानी की तरह है का क्या मतलब है? इस ओयांग लुलू की अभी शादी भी नहीं हुई थी और वह पहले से ही अपनी कोहनी बाहर की ओर मोड़ रही थी। जिनबाई होटल। हान जिंटोंग ने अपने फोन पर व्यस्त सिग्नल सुना, उसके चेहरे पर कड़वाहट
का भाव था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तांग शियू इतनी निर्दयी होंगी, बिना ये पूछे कि मामला क्या है सीधे मना कर देंगी। प्रोफेसर जी, इसका कोई फायदा नहीं है। सेंट जेना के होंठ हिले और अचानक दो नुकीले दांत दिखाई दिए। उसकी हताश आंखों में अचानक एक भयावह प्रकाश फूट पड़ा। जैसे ही उसकी नजर दरवाजे की ओर गई, उसकी पीठ से तुरंत ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त पंखों की एक जोड़ी फैल गई। वह लगभग तुरंत ही हान जिंटोंग के पास दौड़ी, उसका कंधा पकड़ा और खुली खिड़की से बाहर निकल गई। उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, जिससे हवा में केवल धुंधली परछाइयां ही दिखाई दे रही थीं, क्योंकि उसकी आकृति पहले ही सामने वाली 5 मंजिला इमारत की छत पर पहुंच चुकी थी। पॉप! एक चांदी की गोली सर्पिल आकार में निकली, मानो किसी स्थानिक बाधा को भेदते हुए तुरंत सेंट जेना के फैले हुए पंख से टकरा गई। जैसे ही आग का एक गोला उसके पंख पर फटा, सेंट जेना चीख पड़ी और तुरंत छत की ओर गिर पड़ी। सौभाग्यवश हान जिंटोंग बहुत ही होशियार था। उसने तुरंत सेंट जेना को अपने बैकहैंड से पकड़ लिया और जैसे ही वे नीचे उतरे, वह इमारत के दूसरी तरफ नीचे की ओर कूद गया। चोटें! उनकी मौजूदा चोटों ने हान जिंटोंग की गतिविधियों को प्रभावित किया, लेकिन फिर भी उनमें उच्च साधना थी। जैसे ही वह नीचे गिरा, उसकी बाह ने तुरंत दूसरी मंजिल की खिड़की के चौखट को पकड़ लिया। उसने कांच की खिड़की को लात मारकर तोड़ दिया और सेंट जेना के साथ अंदर घुस गया। भागो! अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। चूंकि दुश्मन पहले ही उन तक पहुंच चुका था, इसलिए उन्हें जितना हो सके भागना पड़ा, नहीं तो पकड़े जाने पर केवल मौत ही थी। हान जिंटोंग ने उन हथियारों से इतनी दृढ़ता की उम्मीद नहीं की थी कि वे दिन दहाड़े एक व्यस्त शहरी इलाके में उन पर हमला करने का साहस करेंगे। यह हुआशिया था। क्या उन हथियारों को हुआशिया के शक्तिशाली विशेषज्ञों को आकर्षित करने की चिंता नहीं थी? अचानक गलियारे से तेजी से गुजर रहे हान जिंटोंग के मन में एक साहसिक विचार आया। उसने तुरंत एक कमरे का दरवाजा लात मारकर खोला, सेंट जेना को अंदर लाया, फिर कमरे में रखी एक कुर्सी उठाई और उसे खिड़की पर दे मारा, यहाँ तक कि कुर्सी को नीचे की ओर फेंक दिया। वह हंगामा खड़ा करना चाहता था, और हो सके तो बहुत बड़ा हंगामा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे हत्यारे वास्तव में इतने दुस्साहसी होंगे कि इतनी भारी अफरा-तफरी के बीच अपनी खौफनाक ताकत का प्रदर्शन करेंगे। उनका मानना था कि अराजकता में ही उन्हें बचने की थोड़ी सी उम्मीद मिल सकती है। पास ही पैदल यात्रियों की निरंतर आवाजाही वाली व्यस्त सड़क पर राहगीरों ने अचानक एक शोर सुना। टूटे हुए कांच और एक कुर्सी नीचे गिर पड़ी, जिससे कई लोग बाल-बाल बच गए, जो चीखते हुए भागने लगे। कई और राहगीर उस दृश्य की ओर आकर्षित हुए और सभी उस इमारत की दूसरी मंजिल की खिड़की की ओर देखने लगे। बिजली के खंभे के नीचे जैकेट पहने 2 युवक सिगरेट पीते हुए इधर-उधर बेमतलब देख रहे थे। उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कुछ रहस्यमय लोगों की पूरी तरह से तलाश करने के आदेश मिले थे। स्पष्ट शब्दों में कहें तो वे जिसकी तलाश कर रहे थे, उसे अब मानव नहीं माना जा सकता था। वे पश्चिमी पिशाच और पौराणिक अर्धऑक थे। क्या हो रहा है? दोनों युवकों ने एक दूसरे की ओर देखा और सहज रूप से घटनास्थल की ओर चल पड़े। उन्होंने उसी क्षण अपने दूरबीन भी निकाल लिए। भाईया, उधर देखो! अचानक उन युवकों में से एक कांप उठा और जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उसने सामने वाली इमारत की छत पर एक क्षणिक आकृति को गायब होते देखा। क्या? भाईया नाम के युवक ने उत्सुकता से पूछा। उत्साह से भरे चेहरे वाले युवक ने जल्दी से कहा, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि अभी-अभी एक आकृति मेरे सामने से गुजरी है। एक उड़ता हुआ व्यक्ति, यही वह लक्ष्य होना चाहिए जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। जल्दी रिपोर्ट करो। ठीक है। 5 मंजिला इमारत के अंदर हान जिंटोंग अपने बुरी तरह घायल शरीर और पंख सिकोड़ चुकी सेंट जेना को घसीटते हुए बाईं ओर के गलियारे के अंत में खिड़की की ओर तेजी से दौड़ा। जैसे ही उसने खिड़की खोली, वह तुरंत सीढ़ियों से नीचे कूद गया। कुछ ही देर में वह भीड़ में गायब हो गया। इसी बीच छत पर आंखों में लालिमा लिए एक हटे-कट्टे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उस दिशा में देखा जहां हान जिंटोंग और सेंट जेना गायब हो गए थे। उसने अपने होंठ चाटे और गंभीर स्वर में बुदबुदाया, तुम बच नहीं सकते। मुझे सैकड़ों मील दूर से भी दाग सो धूपबत्ती की खुशबू आ रही है।